वेल सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है? बताइए प्लीज़। सॉरी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो, इवनिंग क्लास की कितनी आदत पड़ गई है मुझे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। क्लासेस इतनी कंटिन्यूस चालू है तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो है यहाँ स्टार्ट हो जाता है। आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है? यस और नो? जस्ट अ मिनट बेटा। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करें। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो मुझे मॉर्निंग में देख रहे हैं, आफ्टरनून में देख रहे हैं या इवनिंग में देख रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ। ऑलवेज एग्जाम तक आपके साथ रहूँगा। चलिए दोस्तों, हम आज का जीएसटी का ये जो सेशन है, ये सेशन हमारा ऑन रजिस्ट्रेशन है और ये सेशन जो रहेगा हमारा जीएसटी का लास्ट सेशन रहेगा। ठीक है, हमारे रिवीजन का, क्योंकि हमारा एक ही चैप्टर बचा था और वो चैप्टर था रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यस और नो? वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज चालू करते हैं हमारा जीएसटी का जो टॉपिक हमारा बचा हुआ है रजिस्ट्रेशन। इस टॉपिक का डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। आई होप चार्ट आपके पास रेडी होगा। तो हम रजिस्ट्रेशन चार्ट ये जो है इसका पूरा डिस्कशन करेंगे। मैंने लगभग सब कुछ ये चार्ट में कवर करने की कोशिश की है और जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि बस ये चार्ट और क्वेश्चनर इतना पढ़ो, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। डन? तो आर यू रेडी? यस और नो? जो भी प्रेजेंट है फटाफट अपनी अटेंडेंस लगाओ। जो भी प्रेजेंट है फटाफट अपनी अटेंडेंस लगाओ। चलो फटाफट। ओके, रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी। मेनली जो आपको सेक्शन लर्न करना है, ये 3 सेक्शन लर्न कर लेना है और वो 3 सेक्शन है सेक्शन 22, 23 और 24। क्योंकि इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप ये सेक्शन लर्न करें और जब भी हम केस स्टडी आपको पूछेंगे तो आप केस स्टडी में ओके ये सेक्शंस कोट करें। ठीक है, तो अगर रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आज तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं ये केस स्टडी पे ज़्यादा पूछे हैं। उसके बाद में यहाँ सेक्शन 25 का ये वाला पार्ट जो है, ये वाले पार्ट पे ज़्यादा क्वेश्चंस थे। ये वाले पार्ट पे ओके जहाँ तक 25 का अदर ऑथेंटिकेशन एक्स्ट्रा, यानी बहुत रेयरली वो क्वेश्चन ने पूछा है उन्होंने। और सीटीपी और एनआरटीपी एक उनका एक फेवरेट एरिया है जो क्वेश्चन पूछने का। सीटीपी और एनआरटीपी जो सेक्शन 27 में ओके यहाँ सेक्शन 27 में कवर किया है। उसके बाद में यहाँ एक जनरल प्रोसीजर मैंने दी है और ये नीचे वाला पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है। चलो पढ़ाते पढ़ाते तो मैं यहाँ पे आपको ओके सब बता दूंगा कि आपको एग्जाम के हिसाब से क्या क्या बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है और कौन से एरिया में आपको अपने क्वेश्चंस की तैयारी करना है। सो स्टार्ट करें। आर यू रेडी? हाउस द जोश? हाँ बोलिए, हाय सर। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन 22, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम ध्यान देते हैं। भाई रजिस्ट्रेशन किसने लेना चाहिए? एवरी सप्लायर लायबल टू रजिस्टर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जहाँ तक लेगा
तो हर सप्लायर जो सप्लाई करेगा टैक्स लेगा। और रिवर्स चार्ज में भी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन रिवर्स चार्ज में रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 में है। ओके, ये कहता है सप्लायर। और रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होगा, यानी रजिस्ट्रेशन स्टेट में होता है और उसका पूरा मैकेनिज्म स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है। ओके, जहाँ से वो टैक्सेबल सप्लाई करता है, यानी आपको रजिस्ट्रेशन जस्ट आपका एस्टेब्लिशमेंट है इसलिए वजह से नहीं लेना है। अगर कोई स्टेट में आपके एस्टेब्लिशमेंट है और वो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो, तो वो सिचुएशन में वहां रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आपके लिए एक होमवर्क देता हूं, ये चार्ट के साथ एक स्टिकी नोट्स लगा लेना और वो स्टिकी नोट्स में प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन लिख लेना, क्योंकि ये चैप्टर में प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो कुछ स्टिकी नोट्स लगा के प्लेस ऑफ बिजनेस का डेफिनेशन क्या है, या जब कोई भी चैप्टर में अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है तो स्टिकी नोट्स लगा के आप यहाँ पे लिख दो। दूसरा, रजिस्ट्रेशन जनरली, ध्यान सुनना, रजिस्ट्रेशन जनरली अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख होगा तो करना पड़ेगा। 20 लाख तक आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी आपको लेना है तो ले सकते हो। यानी अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 लाख है, 10 लाख है, तो आप वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, लेकिन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसमें ओके, 2-3 प्रोविजो भी दी है। अगर प्रोविजो हम एक साथ पढ़े तो वो प्रोविजो का कंक्लूजन क्या होता है, एक समरी टेबल में मैंने यहाँ पे फटाफट आपको बना के दे दिया है। नाउ इवन दो लिमिट 20 लाख रुपए होगी, लेकिन प्रोविजो में कुछ एक्सेप्शंस है, और वो क्या कहते हैं, और बहुत अच्छा टेबल मैंने यहाँ बना के दिया आपको। और ये क्या, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अगर ये 4 स्टेट हो गए, सुनिए ध्यान से, हाँ, ये टेबल लर्न करके जाना, ये टेबल ओके वेरी इंपॉर्टेंट भाई, लर्न करके जाने का है, कुछ भी कर लो। ओके, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा होगा, और वो सप्लाई ऑफ गुड्स में एंगेज हो या सप्लाई ऑफ सर्विस में एंगेज हो या बोथ हो, दोनों के लिमिट 10 लाख ही है, यानी 10 लाख तक ही थ्रेशोल्ड लिमिट मिलेगी विदाउट रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब ये 4 स्टेट का नाम कैसे याद रखना, ओके भाई, त्रिमनी वाला नाग दिखा मुझे, यानी या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, मुझे त्रिमनी वाला नाग दिखा, मुझे मतलब मिजोरम, त्रि मतलब त्रिपुरा, नाग मतलब नागालैंड, ओके नागपुर मत कर देना, नागालैंड, और मणि मतलब मणिपुर। ओके, तो त्रिमनी वाला जो नाग है, ओके यहाँ इसको हमने 10 रुपए मंदिर में चढ़ाए। ओके, तो यहाँ पे वो गुड्स हो या सर्विस हो, ओके आपने 10 रुपए का दूध चढ़ाया, ओके 10 रुपए का दूध चढ़ाया, गुड्स चढ़ाओ, या सर्विस हो, आपने अपनी सर्विस दी, 10 लाख की लिमिट मिलेगी। उसके बाद में अदर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, ये जो बाकी स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है, पौंडीचेरी, हाँ 2 स्टेट ऐसे, पौंडीचेरी और तेलंगाना, ये नॉर्मल स्टेट है, पौंडीचेरी और तेलंगाना ये नॉर्मल स्टेट है, और उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इसका अगर कोई मेमोरी टेक्निक बना सकते हो तो बना लेना। ओके, तो यहाँ पे इनको अगर सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो भी 20 लाख और सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा तो भी 20 लाख, 20 लाख के ऊपर लिमिट नहीं है ये स्टेट में। और बाकी सारे स्टेट इंक्लूसिव ऑफ 3 स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। ओके, जैसे आपको ये पता है कंपोजिशन लेवी में भी 3 स्टेट वही है, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। ओके, तो ये जो है जहां तक देखा जाए तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ पे एक्सक्लूसिवली गुड्स में होगे, सुनिएगा, एक्सक्लूसिवली गुड्स में है तो 40 लाख का लिमिट है, 40 लाख का थ्रेशोल्ड है, और अगर वो सर्विस में होगा या गुड्स प्लस सर्विस में होगा तो 20 लाख। क्योंकि आपको याद होगा तो 40 लाख का थ्रेशोल्ड कब मिलता है, अगर वो एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स में होगा तो 40 लाख का थ्रेशोल्ड मिलता है। नो डाउट 40 लाख की थ्रेशोल्ड की कुछ कंडीशंस है और वो कंडीशंस हम नीचे देखेंगे, मैंने एरो करके बताया है। लेकिन यहाँ पे तो 4 स्टेट 10 ही है, ये स्टेट कुछ भी होने दो 20 ही है, लेकिन बाकी सारे स्टेट ख्याल रखना, पुडुचेरी और तेलंगाना 20 ही है, और उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम 20 ही है। और ये बाकी सारे स्टेट की अगर हम बात करें तो बाकी सारे स्टेट में इंक्लूडिंग 3 ओके स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, थ्रेशोल्ड अगर एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो 40, अगर ओके यहाँ पे सर्विस होगी तो 20, और गुड्स प्लस सर्विस होगी तो भी 20। ओके, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। समझा होगा तो जोर से बोलिए यस सर।
और जो भी यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हैं अपनी अटेंडेंस लगाओ। अटेंडेंस कैसे लगाते हैं? लाइक करके, मुझे आपकी अटेंडेंस दिखनी चाहिए। और जो बाद में अटेंड करेंगे वो भी अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। बेटा मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। चलिए, तो यहाँ पे प्रोविजो, एक प्रोविजो क्या है? अगर कोई 40 लाख की लिमिट ले रहा है तो 40 लाख की कुछ कंडीशंस है। पहला, ओके, इन फॉलोइंग केसेस 40 lakhs लिमिट नॉट अवेलेबल, ओनली 10 और 20 lakhs अवेलेबल। कौन कौन सी? ओके, कंपल्सरी, रिक्वायर्ड टू टेक ए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर आप कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में हो तो फिर तो आपको 10-20 का भी नहीं मिलता है। ओके, ये केस में वो ठीक है, मैंने अलग करना चाहिए था, पर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में तो फिर 10-20 भी नहीं मिलता है, वो तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी करना ही पड़ता है। दूसरा, पर्सन हु टेकन अ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। ओके, जिसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया फिर वो 40 लाख का तो सवाल ही नहीं आता है। हाँ, यहाँ पे एक काम करो, थोड़ा करेक्शन अगर ऐसा कर दिया तो सप्लाई ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, ऑल टोबैको, टोबैको प्रोडक्ट, फ्लाई ऐश, ब्रिक्स वगैरह, ये जो है आपने कंपोजिशन स्कीम में है तो यहाँ लिखो आप ओनली 20 और 10 lakhs लिमिट अवेलेबल, जो भी आपके स्टेट को लिमिट होगी। ओके, यानी ये जो गुड्स है, आइसक्रीम है, पान मसाला है, टोबैको प्रोडक्ट्स है, फ्लाई ऐश ब्रिक्स और ब्रिक्स फॉसिल वगैरह, जो हमने कंपोजिशन स्कीम में भी देखा था, तो इनको सिर्फ 10 लाख या 20 लाख की लिमिट अवेलेबल है। ओके, पहले दो सिचुएशन में जहां तक बात करें तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन तो फिर तो यार वहां करना ही पड़ता है, 10-20 की भी नहीं लगती है, और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन तो आपने खुद ने करवा लिया। ओके, और बाकी ये जो गुड्स है, ये गुड्स को 40 लाख, इवन दो ये एक्सक्लूसिवली गुड्स है, पान मसाला एक्सक्लूसिवली गुड्स है, लेकिन यहाँ 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी, यहाँ 10 या 20 लाख की लिमिट मिलेगी। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है, और वो कौन सा? पर्सन डीम एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स इवन इफ ही हैज रिसीव्ड इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट। अगर आपको याद होगा तो लोन एडवांसेस और डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट कंपोजिशन लेवी में मैंने आपको ये पढ़ा था, कंपोजिशन लेवी में इंटरेस्ट एक्सक्लूड होता है। ओके, पर यहां प्रोविजो क्या कहती है? ओके, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। फॉर कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड, ओके, फॉर कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा। आपको लिखना है तो साइड में लिख देना, फॉर कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स हो और सिर्फ आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट से सर्विस है, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लो, आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स हो और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और इंटरेस्ट है सर्विस है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपके गुड्स के साथ छोटी सी भी सर्विस हो तो आपको फिर 40 लाख का लिमिट नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, अगर ओनली इंटरेस्ट मिल रहा होगा, सुनो ध्यान से, ओनली इंटरेस्ट मिल रहा होगा तो उसको इग्नोर किया जाएगा, ये माना जाएगा डीम टू बी, मतलब ये माना जाएगा कि आप गुड्स में इन्वॉल्व हो। अरे सर, इंटरेस्ट सर्विस है, इवन दो इंटरेस्ट सर्विस है लेकिन ओनली इंटरेस्ट मिल रहा होगा लोन का, तो ये माना जाएगा कि आप गुड्स में इन्वॉल्व हो, आपकी 40 लाख की लिमिट अफेक्ट नहीं होगी। मतलब आप जो है 20 लाख नहीं, आपको कितना लिमिट मिलेगा? 40 लाख का लिमिट मिलेगा। लेकिन ख्याल रहे, थ्रेशोल्ड की लिमिट जब कैलकुलेट होगी, यानी हम सिर्फ 40, जिसको 40 लाख का थ्रेशोल्ड लेना है उसके लिए इंटरेस्ट मिल रहा होगा तो भी उसको सर्विस नहीं मानेंगे, पर आपके टोटल कैलकुलेशन में इंटरेस्ट ऐड जरूर होगा। एग्जांपल के तौर पे आपका सप्लाई ऑफ गुड्स है 38 लाख, सुनिए, सप्लाई ऑफ गुड्स है 38 लाख और इंटरेस्ट होगा 1 लाख, यानी 39 लाख होगा। पहला सवाल, सर इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या अब मुझे 40 लाख का लिमिट मिलेगा 40 लाख का, ओनली इंटरेस्ट मिल रहा है तो 40 लाख का लिमिट मिलेगा। लेकिन आपका एग्रीगेट टर्नओवर, सुनिए ध्यान से, आपका एग्रीगेट टर्नओवर 39 लाख कहा जाएगा। सर एग्रीगेट टर्नओवर क्या? अब यार बच्चों ऐसी बात मत करो, मैंने कंपोजिशन लेवी में एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन पूरा मैंने यहां बताया था। ऑल टैक्सेबल सप्लाई, सुनिए, ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सेप्ट रिवर चार्ज, एग्जाम सप्लाई के तीनों सप्लाई, वोनली एग्जाम, नील रेट और नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी इंक्लूड किया जाएगा। ओके, नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी इंक्लूड किया जाएगा। यानी जब ये आप एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट निकालोगे तो ये एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट निकालते वक्त अगर आपका पेट्रोल का टर्नओवर होगा, अल्कोहल का टर्नओवर होगा या फिर डीजल का टर्नओवर होगा तो वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में वो भी आता है। एक्सपोर्ट सप्लाई होगा या इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा, और वो सब कुछ ऐड करके देखना पड़ेगा कि आपकी ये लिमिट क्रॉस हो रही है नहीं हो रही है। तो ख्याल रहे, इंटरेस्ट का ये पॉइंट आपके ख्याल में आना चाहिए कि भाई 40 लाख का मुझे थ्रेशोल्ड लेना है, तो इंटरेस्ट मिल भी रहा होगा तो भी गवर्नमेंट अपनी आंखें बंद करेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं,
इंटरेस्ट चलता है, लेकिन आपके टोटल एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशन में इंटरेस्ट को ऐड किया जाएगा। ओके, समझा होगा तो बोलिए यस सर, समझ में आ गया, मजा आ गया। एमजेड एनजेड टाइप कीजिए, मतलब मजा आ गया। ओके, और अपनी फटाफट अटेंडेंस लगाइए, और जो बाद में मुझे देख रहे हैं अपनी अटेंडेंस जरूर लगाना, अटेंडेंस लगाना मत भूलना। ओके, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने, जितने भी लोगों ने अटेंडेंस लगाई, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आपने मेरा लेक्चर अटेंड किया और इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लिया है। ओके, तो चलिए अब उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सप्लाई मेड बाय एजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल टू बी एडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द एजेंट। ओके, जैसे आपको एक बात बताता हूं, हमने देखा था, हमने यहाँ पे क्या देखा था? हमने यहाँ पे ये देखा था, अगर आपको पैरा 3 याद होगा, पैरा 3 ऑफ द शेड्यूल 1। ओके, जब भी कोई सप्लाई प्रिंसिपल टू एजेंट होता है, अरे प्रिंसिपल टू एजेंट होगा, तो वो स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? ये किसके बेस पर था? ये इसके बेस पर था कि आगे एजेंट इनवॉइस किसका बना रहा है। अगर आगे एजेंट इनवॉइस खुद का बना रहा है तो यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई बोला जाएगा, और आगे एजेंट जो है, सुनिए, आगे एजेंट जो है इनवॉइस खुद का नहीं बना रहा है, प्रिंसिपल का बना रहा है, तो स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई नहीं बोला जाएगा। ओके, तो उसमें मैंने ये कहा था कि जब एजेंट खुद का इनवॉइस बनाता है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। ध्यान से सुनो, एजेंट खुद का इनवॉइस बनाता है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। चलो मैं इसको थोड़ा आपको एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास अगर नोट्स होगी, 2 मिनट में पुरानी नोट देख लेता हूं, अगर होगी तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। रजिस्ट्रेशन चैप्टर, रजिस्ट्रेशन, चलो मिल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका लग समझो, मिल गई हमें। क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा पर समझ लो वो पॉइंट का क्या कहना है। अगर एजेंट इशूइंग ओन इनवॉइस तो फिर उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है सेक्शन 24 में, उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ता है। लेकिन एजेंट नॉट इशूइंग ओन इनवॉइस, याद करो अगर आपने मेरा क्लास किया होगा तो मैंने ये डायग्राम दिया था रजिस्ट्रेशन में। अगर एजेंट अपना इनवॉइस इशू नहीं कर रहा होगा तो फिर वो केस में, यहां पे ध्यान से सुनना, वो केस में लेट्स से के एग्जांपल, ये प्रिंसिपल है, स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है और पर्सन एक्टिंग एज एन एजेंट, एजेंट है, एजेंट का ओन खुद का टर्नओवर है 5 लाख और प्रिंसिपल के बिहाफ पे बेच रहा है और 10 लाख, केस 1। और यहाँ पे खुद का टर्नओवर है 5 लाख और प्रिंसिपल के बिहाफ पे बेच रहा है 18 लाख का। अब मेरा पॉइंट सुनना, जो भी गुड्स उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पे बेचा उसका टैक्स प्रिंसिपल देगा, नो डाउट उसका टैक्स प्रिंसिपल देगा। लेकिन जब हम सेक्शन 22 में, आई रिपीट, जब हम सेक्शन 22 में थ्रेशोल्ड निकालेंगे तो एजेंट के कैलकुलेशन करते वक्त उसने जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे सेल किया वो भी ऐड करेंगे। ओके, कैलकुलेट करते वक्त उसने जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे सेल किया वो भी ऐड करेंगे। मतलब एजेंट का एग्रीगेट टर्नओवर कितना हुआ? 15 लाख। फिर से एक बार, इवन दो ऐसा एजेंट जो इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम का दे रहा है उसका टैक्स प्रिंसिपल देगा, लेकिन गवर्नमेंट बड़ी चालाक है, टैक्स दे रहा होगा प्रिंसिपल, लेकिन भाई एजेंट ने ओके जो भी प्रिंसिपल के बिहाफ पे सेल किया होगा वो उसके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा। मतलब ये ऐड करके देखा जाएगा कि उसने रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मतलब 5 + 10 यानी 15, तो ओके 20 लाख के नीचे नहीं लो। अगर 5 + 18 यानी 23 20 लाख के ऊपर है तो रजिस्ट्रेशन ले लो। अगर वो 40 लाख की लिमिट होगी, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो 40 लाख की लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा। यानी टैक्स तो देगा प्रिंसिपल, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर किसमें ऐड होगा? एजेंट में। और एजेंट अगर खुद का इनवॉइस दे रहा है तो वो केस में तो फिर भाई यहाँ पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है तो वो केस में तो ओके जहां तक देखा जाए तो सेक्शन 24 में आ जाता है। आई होप आपको समझा होगा तो एजेंट का ए टाइप कीजिएगा। और आई नीड इंटरएक्टिव सेशन बेटा, नहीं तो मजा कैसे आएगा? मैं अकेला बड़बड़ कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो, मजा कैसे आएगा? ओके, मुझे समझेगा कि मैं जो स्पीड में आपको पढ़ा रहा हूँ या जो कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि हमारे लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। ओके, ये तभी समझेगा जब आप रिप्लाई करोगे। ओके, तो ये एजेंट वाला क्लॉज समझ में आया होगा तो ए टाइप कीजिए, और नहीं समझ में आया होगा तो अभी इतना ही टाइम है हमारे पास, इससे ज्यादा टाइम तो है नहीं, आपके बुक्स में मैंने दिया हुआ है तो वो आपने पढ़ लेना है। ओके, चलिए उसके बाद में सप्लाई मेड बाय जॉब वर्कर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल नॉट टू बी एडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ जॉब वर्कर। ओके, क्या होगा कि बहुत सी बार जॉब वर्कर, हाँ अगर जॉब, ध्यान से सुनना, ओके जॉब वर्कर होगा और एजेंट होगा, दोनों में फर्क है। ओके, बस आप इतना याद रखो, एजेंट के टर्नओवर में ऐड होता है
और जॉब वर्क के टर्नओवर में ऐड नहीं होता है। मतलब समझ लो कि मुझे गुड्स दिया गया, मैं जॉब वर्क करूं, उसके ऊपर जॉब वर्क कर रहा हूं और प्रिंसिपल के बिहाफ पे डिलीवर कर रहा हूं, तो इसके लिए स्पेसिफिक सेक्शन है ओके 143 कि वो टर्नओवर जॉब वर्क का नहीं माना जाएगा और जॉब वर्क के इसमें ऐड नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट पॉइंट सेक्शन 22 का अगर हम बात करें तो व्हेन बिजनेस कैरिड आउट बाय अ टैक्सेबल पर्सन ट्रांसफर whether the account of succession or otherwise, then transferee or successor shall take a new registration. Okay, अगर लास्ट पॉइंट यहाँ पे सेक्शन 22 में यह है कि अगर कोई रीजन की वजह से आपने बिजनेस ट्रांसफर कर दिया किसी और को या आपके सक्सेसर को ट्रांसफर होगा तो पैन बदल जाता है और पैन बदल जाता है तो उसको नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इसलिए इस तरह से सेक्शन 22 के मैंने कोशिश की है कि सारे पॉइंट्स कवर करने की। एक बार सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। ओके, एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट, जनरल लिमिट 20 लाख है, 4 स्टेट में कुछ भी हो 10 लाख है। ओके, ये स्टेट में कुछ भी हो 20 लाख है, लेकिन बाकी सारे स्टेट में इंक्लूडिंग दिस 3 स्टेट ओके एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो 40 लाख है और गुड्स प्लस सर्विस होगी ओके तो फिर 20 लाख ही रहेगा जनरल लिमिट। ओके, ये 40 लाख की लिमिट अगर आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में होगे तो अप्लीकेबल नहीं, वहां तो 10-20 भी अप्लीकेबल नहीं है, और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेते हो तो नहीं। हाँ, कुछ गुड्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है, कुछ गुड्स के लिए ओके वहां 40 का नहीं मिलता है, 20 का, या अगर आप 4 स्टेट में हो तो 10 का ही मिलता है। जैसे आइसक्रीम, पान मसाला, यहाँ 40 का लिमिट नहीं मिलेगा इवन दो यू एक्सक्लूसिवली एंगेज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स। उसके बाद में यहाँ पे ओके इंटरेस्ट जो है इवन दो इंटरेस्ट मिल रहा होगा तभी आपकी 40 लाख की थ्रेशोल्ड नहीं जाएगी इवन दो वो सर्विस है। उसके बाद में एजेंट के केस में प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो भी टर्नओवर किया वो ऐड किया जाएगा, जॉब वर्क के केस में ऐड नहीं किया जाएगा। और जहां तक लास्ट है कि अगर लीगल बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है तो वो सिचुएशन में यहाँ पे सामने वाले बंदे को नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, समझा क्या? बोलिए यस सर। ये हुआ सेक्शन 22 हमारा खत्म, सेक्शन 22 हमारा हुआ खत्म। अब आइए सेक्शन 23 में, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई। ओके, ये तो आप रेगुलर बुक से भी पढ़ के जाना, इसके ऊपर इंस्टीट्यूट का फेवरेट एरिया है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। और मैं आपको कह दूं, रिटर्न हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ, मैं इतने अच्छे से रिविजन ले रहा हूं तो मार्क्स नहीं छोड़ने का बॉस। ओके, मार्क्स तो लेके रहने का। ओके, चलिए सेक्शन 23 नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कुछ केसेस ऐसी है कि क्यों ना आपका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर चले जाए, 40 लाख के ऊपर चले जाए, करोड़ों में चले जाए, 200-300 करोड़ हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि नाम नन्ना रजिस्ट्रेशन करना मत। ओके, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं तो आप टैक्सेबल पर्सन नहीं, अगर आप टैक्सेबल पर्सन नहीं तो जीएसटी देने की कोई जरूरत भी नहीं है। ओके, तो ओके जीएसटी देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी केसेस ऐसी है कि जहां ओके रजिस्ट्रेशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, लर्न कर लेना। पहला केस है ओके, यू आर एंगेज एक्सक्लूसिवली। भाई ये एक्सक्लूसिवली वर्ड ध्यान रखना, एक्सक्लूसिवली सप्लाई नॉट लायबल टू टैक्स और ओनली एग्जाम फ्रॉम टैक्स। नॉट लायबल टू टैक्स मतलब नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, और ओनली एग्जाम्प्ट मतलब आपका नील रेट है एग्जाम सप्लाई। ओके, यानी अगर आप अल्कोहल, पेट्रोल उसमें ही बिजनेस करते हो तो वो केस में आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, उसमें जीएसटी लगता भी नहीं है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। या फिर कोई ऐसा सप्लाई जो टैक्सेबल है बट एग्जम्प्ट है, जैसे बुक्स हो गई एग्जम्प्ट है, ओके, हेल्थ केयर सर्विस, हॉस्पिटल की सर्विस एग्जम्प्ट है, ओके, या एग्रीकल्चर सर्विस एग्जम्प्ट है, या कोई गुड्स होगा वेजिटेबल वगैरह एग्जम्प्ट है, तो एग्जम्प्ट या नील रेट होगा। और आप उसके अलावा कोई सप्लाई नहीं करते हो अंडर सेम रजिस्ट्रेशन, कसम खाता हूं कि उसके अलावा कोई मेरा सप्लाई नहीं है, ये एक्सक्लूसिव वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर उसके अलावा आपका कोई भी सप्लाई नहीं होगा दोस्तों तो ओके क्या, तो यहां पे ऐसे सिचुएशन में आपको जो है रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सर अगर मेरा टर्नओवर 400 करोड़ हुआ तो भी नहीं, अगर सर मेरा टर्नओवर 500 करोड़ हुआ तो भी नहीं। ओके, बट ये 2 कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा एग्रीकल्चरिस्ट, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इंडिया के एग्रीकल्चरिस्ट हो तो आपको ओके कितना भी टर्नओवर हो, गवर्नमेंट कहती है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो यहां पे टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। ओके, ख्याल रहे वो एग्रीकल्चरिस्ट और उसका खुद का प्रोड्यूस होना चाहिए,
खरीदेवा नहीं, उसका खुद का प्रोड्यूस हुआ होगा फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ लैंड, तो वो केस में उसका वो कितना भी बिजनेस करेगा तो वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं लिया जाएगा, एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं लिया जाएगा। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन नीचे मैंने दी है, लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको ऊपर की सिचुएशन लर्न करनी पड़ेगी, पर ये लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। बट एग्रीकल्चर मतलब इंडिविजुअल या एचयूएफ आएगा जो खुद या फैमिली या फिर अपने लेबर को वेजेस पे अपॉइंट करके कल्टीवेशन कर रहा है, उससे प्रोड्यूस निकाल रहा है और प्रोड्यूस निकाल के मार्केट में बेच रहा है, उसे एग्रीकल्चरिस्ट माना जाएगा। जो एग्रीकल्चरिस्ट उसको नहीं माना जाएगा कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेके बेच रहा है, नहीं, आप खुद प्रोड्यूस करके कल्टीवेट करके बेच रहे हैं उसको एग्रीकल्चरिस्ट माना जाएगा। लेकिन अगर आप मटेरियल पढ़ोगे और मेरा भी मटेरियल पढ़ोगे तो इंस्टीट्यूट का यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन है। सर क्या क्लैरिफिकेशन इंस्टीट्यूट का एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पे ये है कि ओनली आपका इनकम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से होना चाहिए। सर अगर मेरा टर्न और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से नहीं, जैसा मैं भी एग्रीकल्चरिस्ट हूं भाई, मेरे नाम पे लैंड है, मैं भी एग्रीकल्चरिस्ट हूं, मेरे नाम पे लैंड है, ओके, तो क्या अब लेट्स टेक एग्जांपल, मेरा कोचिंग से बिजनेस है, ओके, 18 लाख, कोचिंग से 18 लाख और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से है, ओके, 4 लाख। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में फिर वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाला एग्जाम सप्लाई एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड हो जाएगा। सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, ओके, अगर आपका एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चरिस्ट होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका एग्रीकल्चरिस्ट के साथ कुछ और टैक्सेबल इनकम होगी तो फिर आपका एग्रीगेट टर्नओवर में टोटल हो जाएगी, और टोटल हो जाएगी और सेक्शन 22 पिक्चर में आ जाएगा। ओके, सेक्शन 23 आपको तभी बचाता है जब एक्सक्लूसिव और कुछ नहीं होना चाहिए, बस उतना ही होना चाहिए, उसके अलावा आपका दूसरा कोई टर्नओवर होना चाहिए, तो वो सिचुएशन में आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए ये हुआ सेकंड। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड, पर्सन हु आर ओनली एंगेज इन द मेकिंग सप्लाई ऑन विच अ टैक्स लायबल टू बी पेड अंडर रिवर्स चार्ज, मतलब ऐसा पर्सन कि जो सप्लाई कर रहा है जिसका टैक्स रिवर्स चार्ज में है। फॉर एग्जांपल, कौन कौन से ऐसे पर्सन है जो सप्लाई कर रहे हैं पर उसका टैक्स रिवर्स चार्ज में है? याद करो भाई, याद करो। ओके, हमने अगर आपको याद होगा तो जीटीए देखा था। जीटीए ऐसा सर्विस है कि जहां ओके मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सप्लाई कर रही है जहां टैक्स रिवर्स चार्ज में आ सकता है। लीगल सर्विस हुई, एडवोकेट की सर्विस हुई जहां टैक्स रिवर्स चार्ज में आ सकता है। स्पॉन्सरशिप सर्विस हुई जहां टैक्स रिवर्स चार्ज में आता है। ओके, दुनिया भर की हमने सर्विसेज देखी, तो वो क्या कहते हैं? ओके, डायरेक्टर टू कंपनी हो जहां टैक्स रिवर्स चार्ज में आता है। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक ये है कि अगर आप कोई ओनली एक्सक्लूसिव ऐसा सप्लाई कर रहे हो, ओनली एंगेज मतलब एक्सक्लूसिव ऐसा सप्लाई कर रहे हो, ओके, कि जिसका टैक्स आप नहीं दोगे, रिसिपिएंट देगा, तो जो सप्लायर है उसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, इवन दो देयर टर्नओवर इज मोर देन 20, 30 और 40 लाख। एग्जांपल के तौर पे मेरा एक फ्रेंड है, लॉयर है, और वो सिर्फ लॉयर से ही पैसा कमाता है, दूसरा उसका कोई बिजनेस नहीं है, लीगल सर्विस है, और लीगल सर्विस वो बिजनेस एंटिटी को देता है जहां रिवर्स चार्ज बिजनेस एंटिटी पे है। तो ऐसे केस में उसका अरे बहुत कमाता है यार, ओके, 2 करोड़ का बिजनेस है, 3 करोड़ का बिजनेस है, 20 लाख तो छोड़ दो, ओके, 4 करोड़ का बिजनेस है उसका। तो अब अगर वो 4 करोड़ का भी बिजनेस कर रहा होगा लेकिन एक्सक्लूसिवली लीगल सर्विस से कर रहा होगा जिसका टैक्स रिसिपिएंट देता है, बॉडी कॉर्पोरेट बिजनेस एंटिटी देता है, तो ये सिचुएशन में इसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेक्शन 23 पिक्चर से तब हट जाता है जब कॉम्बिनेशन आ जाता है। कॉम्बिनेशन आ जाता है मतलब क्या? तुम्हारे नॉन टैक्सेबल के साथ कॉम्बिनेशन आया, फिर 23 कहता है सॉरी फिर मैं नहीं आऊंगा, फिर 22 की लिमिट लग जाएगी। अगर एग्जाम के साथ आपका कॉम्बिनेशन आ गया टैक्सेबल का, फिर सॉरी ओके मैं नहीं आऊंगा, 22 लग जाएगा। ओके, 23 तभी लगता है जब तुम्हारा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, समझ लो। ओके, वो जो लॉयर है, ओके, वो लॉयर का लीगल सर्विस से इनकम है, प्लस उसकी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी, वो रेंट पे भी रहता है। ओ तेरी, अब तो गया, क्योंकि अगर उसका कुछ अदर होगा तो फिर वो एग्रीगेट टर्नर में आ जाएगा, 23 हेल्प नहीं करेगा, वो केस में 22 की लिमिट्स लग जाएगी, 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। ओके, समझा क्या? तो भाई एक लाइन में समझ लो, ये जितने भी मैंने पॉइंट्स एक्सप्लेन किया, अगर वो एक्सक्लूसिवली सप्लाई होगा तो एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा। ओके, मतलब एग्रीगेट मतलब रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, पर उसके कॉम्बिनेशन में सप्लाई आ गया तो तू तो गियो बेटा, फिर तेरे को 22 की लिमिट लग जाएगी। चलिए, ये क्लियर हुआ आपको? यस और नो? पहले ये बताओ कि ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? 23 क्लियर हो गया? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब 24 क्या कहता है? 24 कहता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। कुछ केसेस में आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना है, कुछ केसेस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी आपको लेना है। देन चलो कौन कौन सी केसेस जहां आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है? पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इंडिया का कोई भी पर्सन, देखो भाई गवर्नमेंट क्लियर कहती है, इंडिया का कोई भी पर्सन इंटरस्टेट आईजीएसटी वाला सप्लाई कर रहा है, इंटरस्टेट कर रहा है, तो फिर हम 10 लाख 20 लाख या 40 लाख नहीं सोचेंगे। 1 रुपए का भी इंटरस्टेट सप्लाई होता है, ओके, 1 रुपए का भी इंटरस्टेट सप्लाई होता है तो उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ओके। लेकिन उसको कुछ एक्सेप्शन है, और क्या एक्सेप्शन है बेटा? ये भी एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट। ये तीनों सेक्शन तो लर्न कर लेना, 22, 23, 24, ये तीनों सेक्शन आपने लर्न कर लेना है, ठीक है। तो अब ये क्या कहता है कि यहाँ पे उसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब जहां आपको 10 लाख 20 लाख या 40 लाख वॉट एवर इट में भी लिमिट मिल जाएगी। फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई इवन दो एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 20 लाख, 10 लाख या 40 लाख। यहाँ 40 लाख भी लिख लो, ओके। ओके, तो अभी ये लाइन को समझ लो, ये लाइन को, ओके, ये लाइन को आप समझ लो कि आप अगर इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो आपका टर्नओवर 1 रुपया भी होगा तो भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पर इसके 3 एक्सेप्शंस है, ये याद रख के जाना, 3 एक्सेप्शंस है। मतलब क्या? मतलब ये है कि ये 3 के केस में आपको थ्रेशोल्ड मिलेगा, ये 3 के केस में थ्रेशोल्ड अवेलेबल। लिखना हो तो लिख दो कि 3, दैट इज थ्रेशोल्ड अवेलेबल, दैट इज थ्रेशोल्ड अवेलेबल, थ्रेशोल्ड अवेलेबल इन फॉलोइंग 3 केसेस। पहला क्या? पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल सर्विस, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या कि अगर वो सर्विस दे रहा होगा तो उसे इंटरस्टेट दे रहा है और सर्विस दे रहा है तो उसको 10, 20, 40 लाख की लिमिट मिल जाएगी। सर्विस के केस में 40 लाख है ही नहीं, 20 लाख ही है या 10 लाख ही है, तो वो केस में यहाँ पे ओके इंटरस्टेट सर्विस प्रोवाइडर वालों को ओके यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट मिल जाएगी, ओके, यानी थ्रेशोल्ड लिमिट तक टैक्स देने की जरूरत नहीं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये जो इंटरस्टेट वाला कंडीशन है, ओके, ओनली अप्लीकेबल टू गुड्स, ओनली अप्लीकेबल टू क्या? गुड्स, गुड्स को ही अप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि आप सर्विस देते हो तो आपको थ्रेशोल्ड मिल जाएगा। दूसरा, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स। अब देखो, अब एक बात तो क्लियर हो गई कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अगर इंटरस्टेट होगा और गुड्स का होगा तो ही कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आएगा, सर्विस के केस में नहीं आएगा। लेकिन दूसरी बात क्या है? वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब हैंडीक्राफ्ट गुड्स को प्रोटेक्ट क्या करना चाहते हैं कि इसके पीछे मैंने लॉजिक भी आपको बताया था कि भाई हिली एरिया है, हिली एरिया में जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स बनते हैं, जैसे हिमाचल हुआ, उत्तराखंड हुआ, ओके, असम हुआ, मणिपुर हुआ, तो वो अपने स्टेट में हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचते ही नहीं है, क्योंकि उनके स्टेट में हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचा ही नहीं जाता। वो छोटे छोटे लोग होते हैं और वो दूसरे स्टेट में जाके रास्तों पर अपने हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचते हैं। तो इवन दो वो इंटरस्टेट कर रहे हैं, आई रिपीट, इवन दो वो इंटरस्टेट कर रहे हैं, बेटा ध्यान से सुनिएगा, इवन दो वो इंटरस्टेट कर रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन में हैंडीक्राफ्ट गुड्स होगा तो कंप्लीट थ्रेशोल्ड अवेलेबल। पर इसमें 2 कंडीशन है, ओके, लिख लो यहाँ पे, उनका पैन होना जरूरी है और ईवे बिल बनाना जरूरी है, ओके, पैन और ईवे बिल पूछा जा सकता है, ओके। हैंडीक्राफ्ट गुड्स को पूरा थ्रेशोल्ड मिलेगा, मतलब इवन दो हैंडीक्राफ्ट गुड्स इंटरस्टेट हो रहा है लेकिन उनको 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख, वॉट एवर द लिमिट होगी, जैसे हिमाचल होगा, ओके, तो 40 लाख मिल जाएगा, वॉट एवर द लिमिट होगी उतने लिमिट तक इंटरस्टेट सप्लाई होने के बाद भी जीएसटी देने की जरूरत नहीं होगी, ओके। लेकिन उसमें 2 कंडीशन उन्होंने डाली हुई है, पैन प्लस ईवे बिल रिक्वायर्ड। उसके बाद में जॉब वर्कर एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस होगा तो वो सिचुएशन में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। चलिए, ओके, यहाँ पे हमने देखा कि पहला इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, जिसके 3 एक्सेप्शन है। 3 एक्सेप्शन मतलब ये 3 केसेस में आपको थ्रेशोल्ड तक, कंप्लीट एग्जम्पशन नहीं है, थ्रेशोल्ड तक जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। समझाओ तो यस बोलिए बेटा, यस बोलते जाइए, जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है, नालायकी मत करो, यस बोलते जाइए। ओके, उसके बाद में सेकंड,
अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होगे, सीटीपी आगे पढ़ा होगा, सीटीपी यानी क्या होता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होगे, तो वो सिचुएशन में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, वो सिचुएशन में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। लेकिन उसको भी एक एक्सेप्शन है, अगर आप सीटीपी हैंडीक्राफ्ट गुड्स के होगे, आप सीटीपी हैंडीक्राफ्ट गुड्स के होगे, तो वो केस में आपको थ्रेशोल्ड मिल जाएगा। मतलब जो भी लिमिट अप्लीकेबल है 10, 20, 40 लाख की थ्रेशोल्ड की लिमिट, वो आपको अप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, मतलब हैंडीक्राफ्ट गुड्स एक्सेप्शन है, इतना याद रखना। उसके बाद में पर्सन हु रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर चार्ज, रिवर चार्ज में जब भी लायबिलिटी आती है तो वो केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, फिर वो 9(3) का रिवर चार्ज हो या 9(4) का रिवर चार्ज हो। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर 9(5) ईसीओ, ओके, ईसीओ के ईसीओ सप्लायर अगर आपको याद होगे तो, याद है या नहीं है ईसीओ सप्लायर आपको, 9(5) के ईसीओ, ओके, यानी यहाँ पे आपको ओला का एग्जाम्पल याद होगा, या अनरजिस्टर्ड होटल याद होगा, ओके, या फिर अभी आपको ओके स्विगी वाला याद होगा। तो ये जो हमने देखे 9(5) के जो ईसीओ हो गए, तो 9(5) के ईसीओ जो है बेटा यहाँ पे, ओके, जहाँ तक देखा जाए तो उनको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो 9(5) के ईसीओ है। उसके बाद में एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, शॉर्ट में लिख सकते हो एनआरटीपी, ओके, तो इनको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद में पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, ये आपने नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, इंटर लेवल पे एनआरटीपी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। हाँ, और ये वाला पर्सन, सॉरी 2 मिनट रुक जाना, हाँ, ये वाला जो है पर्सन हु मेक द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन द बिहाफ ऑफ अदर, मतलब एजेंट, ये एजेंट जो अपना ओन इनवॉइस इशू करता है, एजेंट जो आगे अपना ओन इनवॉइस इशू करता है, वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आएगा। बाकी का आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इंटर लेवल पे अप्लीकेबल नहीं है, आपके मटेरियल में दे दिया है। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ इसलिए दिया क्योंकि कुछ बच्चों के नोट्स में मैंने दिया हुआ था, इसलिए मैं अभी बता देता हूँ। बाकी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मेनली यहाँ पे 6 आइटम्स पढ़ने की ज़रूरत है। पहला इंटरस्टेट सप्लाई, सीटीपी, एनआरटीपी, रिवर चार्ज, ईसीओ, और नेक्स्ट एजेंट जो अपना इनवॉइस इशू कर रहा है उसको यहाँ पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हो गया 22, 23 एंड 24। अब बेटा यहाँ पे मैंने जो स्पीड में आपको पढ़ाया वो स्पीड मतलब नॉर्मल स्पीड ही थी, लेकिन अगर आप ये चार्ट बुक में ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं आपको एक एक बात समझाऊँ, समझाने के लिए तो टाइम नहीं है, रिवाइज करने के लिए टाइम है। और अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो अच्छे से रिवाइज होगा, ओके, तो अच्छे से रिवाइज होगा, या आपने मेरा रेगुलर क्लास लगाया होगा तो आपको हर चीज़ याद आ रही होगी जो मैंने एक्सप्लेन की है। ओके, तो चलिए, तो ये था हमारा यहाँ पे सेक्शन 22, 23 एंड 24। अब आ जाओ आप सेक्शन 25 पे, सेक्शन 25 पे आ जाओ। पहले प्रोसीजर देख लेते, चलो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये अच्छे से पढ़ के जाना। टाइमलाइन फॉर एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अ पर्सन हु इज लायबल टू रजिस्टर्ड, सुनिए, पर्सन हु इज लायबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 22 और 24, मतलब 22 क्या था भाई, थ्रेशोल्ड पे रजिस्ट्रेशन, 24 क्या था, थ्रेशोल्ड वेशोल्ड छोड़ो, 1 रुपए का भी टर्न और किया आपने, इंटरस्टेट, सीटीपी, एनआरटीवी वगैरह या रिवर चार्ज, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन तब के तब अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप 22 और 24 में रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन स्टेट में करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन आपको विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी जिस दिन आप लायबल हुए, लायबल कब हुए, जब आपने 20 लाख, 10 लाख या 40 लाख क्रॉस कर दिया, या फिर आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आ गए, तो जिस दिन भी आपने लायबल हुए वहां से 30 दिन के अंदर अंदर आपको, यहाँ पे सुनो, वहां से 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा।
यूनिट इन एसईजेड और एसईजेड डेवलपर। एसईजेड मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये एक्सपोर्ट जोन होते हैं। ओके, यानी स्पेशल जोन बनाए जाते हैं जहां यूनिट्स होते हैं आपके, आपकी फैक्ट्रीज होती है, आपकी ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं और वो एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। तो आपके एक्सपोर्ट यूनिट्स हो गए तो वो भी ओके शैल अप्लाई फॉर सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर यूनिट इन एसईजेड और आउटसाइड एसईजेड इन अ सेम स्टेट, और वो भी 30 डेज में। अब ये पॉइंट को समझ लो, ये मुंबई में एसईजेड है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। अब मेरी एक फैक्ट्री पुणे में है, सुनिए, मेरी एक फैक्ट्री पुणे में है और एक फैक्ट्री एसईजेड में है। ओके, जो स्पेशल जोन है एसईजेड में है। तो लॉ ये कहता है कि इवन दो दोनों सेम स्टेट में है, एक मुंबई एसईजेड में और एक जो है पुणे में, इवन दो सेम स्टेट में है, लेकिन आपको एसईजेड यूनिट का सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अरे सर सिंगल रजिस्ट्रेशन नहीं, यहां नहीं चलेगा। अगर कोई भी यूनिट आपका एसईजेड में है तो उसका आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। उसके बाद में पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, टेरिटोरियल वाटर में कोई सप्लाई हो रहा है तो उसके नियरेस्ट जो आपका कोस्टल पोर्ट होगा, जैसे ओके टेरिटोरियल वाटर में कोई सप्लाई हो रहा है तो नियरेस्ट गोवा होगा, नियरेस्ट महाराष्ट्र होगा, नियरेस्ट गुजरात होगा, जो भी नियरेस्ट होगा ओके वहां उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और सीटीपी और एनआरटीपी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सुनिए, सीटीपी और एनआरटीपी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, ये भी स्टेट वाइज लेते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या फिर आप एनआरटीपी हो तो आपको 30 दिन नहीं, आपको 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सुनिएगा, 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, आई रिपीट, अगर आप सुनो, आई रिपीट, अगर आप सीटीपी और एनआरटीपी हो, नॉर्मली क्या होता है, जिस दिन आप लायबल हुए वहां से 30 दिन में रजिस्ट्रेशन है, लेकिन सीटीपी एनआरटीपी होगा तो 5 डेज बिफोर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नाउ चलो आगे आते हैं, पैन। ओके, क्या सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए पैन होना जरूरी है? बिल्कुल, विदाउट पैन आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, लेकिन दो उसके एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस बेटा अच्छे से पढ़ के जाना, क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट का ध्यान एक्सेप्शन पे ज्यादा होता है। दो उसके एक्सेप्शन है। एक, ओके अगर आप टीडीएस की प्रोविजन में आते हो, वो इंटर लेवल पे अप्लीकेबल नहीं है, फाइनल लेवल पे अप्लीकेबल है। ओके, तो अगर आप टीडीएस की प्रोविजन में आते हो तो फिर वो सिचुएशन में आपको विदाउट पैन रजिस्ट्रेशन, उसके अपना अलग फॉर्म है। और आप एनआरटीपी हो, एनआरटीपी मतलब नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये याद रखना, इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एनआरटीपी हो तो आपके पास पैन नहीं होगा क्योंकि आप नॉन रेसिडेंट पर्सन हो, तो वो केस में आपके पासपोर्ट के बेस पे आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन इन स्टेट। ओके, मैं आपको ये पहले भी पढ़ा चुका हूं और अभी पढ़ा देता हूं कि लॉ तो ये कहता है कि आप सिंगल रजिस्ट्रेशन लो इन अ स्टेट, यानी स्टेट वाइज एक ही रजिस्ट्रेशन लो। अगर मेरी एक स्टेट में 20 ब्रांचेस है तो 20 ब्रांचेस का अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सबका मिला के आप सिंगल रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज ले सकते हो, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज लेना जरूरी है। जैसे महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में, राजस्थान का राजस्थान में, गुजरात का गुजरात में, और वॉट एवर। तो स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन आपको कंपलसरी है, पर सेम स्टेट में आपकी कितनी भी ब्रांचेस हो और कितने भी अलग अलग बिजनेस हो, अंडर सेम पैन, अंडर क्या बेटा, सेम पैन, तो वो सिचुएशन में आप सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया तो भी चलेगा। लेकिन ओके, लेकिन अगर आपको सेम स्टेट में, अगर आपको सेम स्टेट में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेना है तो वो आपकी मर्जी, हम फोर्स नहीं करेंगे। मे बी ग्रांटेड, मतलब आपको समझ लो मेरी एक ब्रांच ओके पुणे में, दूसरी ब्रांच नागपुर में, तीसरी ब्रांच यहाँ पे मुंबई में है। ओके, लॉ तो कहता है एक ही ले लो तीनों का रजिस्ट्रेशन, लेकिन ओके यहाँ पे ध्यान रखना, अगर मुझे लेना है या टैक्स पेयर पे रख दिया, मुझे पुणे का अलग लेना है, महाराष्ट्र का अलग, मुंबई का अलग लेना है और यहाँ पे नागपुर का अलग लेना है, तो मैं ले सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने ले लिया अलग अलग तो वो सिचुएशन में वो डीडीपी मान लिए जाएंगे। याद करो, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, सेक्शन 24-25 मैं पढ़ा चुका हूँ, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन। तो अगर वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन आपने सेम स्टेट में ले लिए तो वो आप डीम डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिए जाओगे। नाउ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो? समझ लो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख वॉट एवर रेट में भी ये क्रॉस नहीं हुआ है, पर मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है जीएसटी। 5 लाख का ही टर्नओवर हुआ है और 5 लाख के टर्नओवर पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मुझे करवाना है। क्यों? क्योंकि जहां तक है ओके, मेरे कस्टमर जीएसटी इनवॉइस मांग रहे हैं।
ओके, या फिर मुझे वो हरेसमेंट से बचना है, या फिर मुझे वो एम्बेरसमेंट होती है उससे बचना है, वॉट एवर इट मे बी, वॉट एवर द बेनिफिट्स ऑफ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, मुझे वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना है। क्या मैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन ख्याल रहे अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आप टैक्सेबल पर्सन बन जाओगे, और अगर आप टैक्सेबल पर्सन बन गए तो वो सिचुएशन में आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ओके, तो अगर आपने 5 लाख पे वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आपको अब रजिस्ट्रेशन लेने के बाद जीएसटी पे करना शुरू कर देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो ये जो थ्रेशोल्ड है ये बेसिक एग्जम्पशन नहीं है कि हर साल मिलता है, ये सिर्फ है कि इतने लिमिट के बाद रजिस्ट्रेशन करो, और वंस यू रजिस्टर्ड, इतने लिमिट के बाद आप रजिस्ट्रेशन करो, वंस यू रजिस्टर्ड तो फिर उसके बाद आपको कंटिन्यूअस जीएसटी देना पड़ता है। ये बेसिक एग्जम्पशन एवरी ईयर ऐसा नहीं होता है, वो रजिस्ट्रेशन की लिमिट है। आई होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद में ओके, रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपकी बैंक डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी एज पर रूल 10A। ओके, बैंक डिटेल्स देनी पड़ेगी। ओके, अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम आप नहीं दे पाए तो आप बाद में भी दे सकते हो विद इन 45 डेज, और आपका रिटर्न का डेट विच एवर इज अर्लियर, ये याद रखना, आ सकता है एग्जाम में। ओके, हाईलाइट कर रहा हूं मैं। ओके, तो बैंक डिटेल्स आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम देनी पड़ती है। आरपी मतलब ओके, यहाँ पे रजिस्टर पर्सन, तो यहाँ पे उसको आरसी आने के बाद 45 डेज में उसको बैंक डिटेल्स देनी पड़ेंगी अपनी सारी, या पहला रिटर्न फाइल करने के पहले उसको बैंक डिटेल्स देनी पड़ेंगी विच एवर इज अर्लियर, और वो आपकी बैंक डिटेल्स आपके आधार से लिंक रहेगी, आधार से लिंक रहेगी। इश्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है तो आपका जीएसटी ये 15 डिजिट का होगा। उसके बाद में ओके, आपकी जो भी आरसी आएगी, आरसी मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो आप प्रॉपरली जीएसटीएन नंबर वगैरह नेम बोर्ड पे प्रोमिनेंट प्लेस पे लिख देना, जिसमें आपकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल मतलब क्या कि जैसे नागपुर में, सॉरी महाराष्ट्र में मेरी 20 ब्रांचेस है, अब 20 में से प्रिंसिपल पूना है तो उसका डिटेल्स देना पड़ता है, पूना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है और बाकी सब एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है अंडर द सेम रजिस्ट्रेशन, उसकी सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आपने 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया तो आपका रजिस्ट्रेशन उस दिन से ही लागू हो जाएगा जिस दिन से आप लायबल हुए। लेट्स टेक एग्जांपल, आपने 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस किया यहाँ पे 10 दिसंबर को, ध्यान सुनना, 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस किया आपने 10 दिसंबर को, तो आप लायबल कब हुए? 10 दिसंबर को। अब आपको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के लिए 30 दिन है भाई, 30 दिन में आप कभी भी अप्लाई कर दो फॉर रजिस्ट्रेशन। तो चलिए, आपने 10 दिसंबर को लायबल हुए थे, 20 दिसंबर को अप्लाई किया, यानी आपने 30 डेज में अप्लाई कर दिया। अगर आपने 30 डेज में अप्लाई कर दिया तो आप रजिस्टर्ड पर्सन कब से माने जाओगे? 20 से या 10 से? तो आप 10 से ही रजिस्टर्ड पर्सन माने जाओगे। आई रिपीट, आप 10 से ही रजिस्टर्ड पर्सन माने जाओगे। ठीक है, मतलब जिस दिन से लायबल हुए उसी दिन से रजिस्टर्ड पर्सन। इसके क्या फायदे? इसके फायदे ये है, मैंने आईटीसी में पढ़ाया था ओके, कि आपको आईटीसी 10 दिसंबर से ही मिलना चालू हो जाएगा, इवन दो आपकी आरसी लेट आई होगी, क्योंकि आपने 20 को अप्लाई किया, आरसी 25 को आ सकती है। इवन दो आरसी लेट आई होगी लेकिन आप 10 तारीख से ही रजिस्टर्ड पर्सन माने जाओगे। लेकिन अगर आपने 30 डेज में अप्लाई नहीं किया, ध्यान सुनना, अगर आपने 30 डेज में अप्लाई नहीं किया तो वो सिचुएशन में ओके, जिस दिन आरसी आएगी उस दिन आप रजिस्टर्ड पर्सन माने जाओगे, उस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा। तो चलिए ओके, मेन पॉइंट सेक्शन 25 के मैंने यहां कवर कर लिए। अब आते हैं थोड़ा एक डिस्कशन पे, और वो है आधार ऑथेंटिकेशन। ध्यान से देखना, एक डिस्कशन जो है आधार ऑथेंटिकेशन, उसके ऊपर आते हैं। यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन, इसको प्रायोरिटी बी में रखना, इसके मेन डिस्कशन समझ लो। और इसमें ओके, एक रूल 10B आया, अमेंडमेंट थी, वो अमेंडमेंट अच्छे से पढ़ के जाना। ओके, मैंने अमेंडमेंट्स में कवर किया और वो यहाँ पे भी कवर कर लेता हूँ। ओके, अच्छे से पढ़ के जाना, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। आधार ऑथेंटिकेशन क्या होता था कि भाई इतने फेक इनवॉइस बने, इतने डमी एड्रेस हुए, ओके, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन इतने लिए गए, जस्ट ओके यहाँ पे रॉन्ग क्रेडिट लेने के लिए, फेक इनवॉइस बनाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या होता था, लोग कंपनी बनाते थे, फेक इनवॉइस इशू करते थे, सामने वाला क्रेडिट ले लेता था ओके फेक इनवॉइस पे, और
जो एड्रेस पे कंपनी बनाएगी वहां कंपनी दिख ही नहीं रही है, वहां कोई है नहीं, फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक इनवॉइसेस, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेके बहुत सारे जीएसटी में फ्रॉड हुए। इसलिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 25 में एक प्रोसीजर एक्सप्लेन की 25(6)A से लेके 25(6)A, 6B, 6C और 6D। ओके, तो गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसीजर लाई और गवर्नमेंट ने कहा कि देखो भाई, आधार ऑथेंटिकेशन अब ओके जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा उनको जरूरी हो जाएगा। यहां मैं दो पार्ट करता हूं, पहला और दूसरा। पहले ये दूसरा वाला पार्ट ले लेता हूं, फिर पहला वाला पार्ट ले लेता हूं, तो आपको समझने में आसानी होगी। ओके, तो अब देखिए बेटा, पहला हम यहाँ पे पर्सन अप्लाइंग फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन, पहले ये वाला पार्ट लेता हूं कि ये आधार ऑथेंटिकेशन जो प्रोसीजर आई, ओके वो प्रोसीजर आने के बाद अब जो भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेगा उसको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। सर ये आधार ऑथेंटिकेशन क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ओके, REG01 ये आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। कौन सा? REG01। REG01 ये आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। ओके, वहां एक ऑप्शन आता है, ओके वो आपको क्लिक करना पड़ता है कि आधार ऑथेंटिकेशन, और आधार ऑथेंटिकेशन पे आपने क्लिक किया कि आपको एक मेल आता है, मेल पे एक लिंक आती है, मेल वो लिंक जो है आधार डिपार्टमेंट से कनेक्टेड होती है। जैसे आपने वो लिंक पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद एक OTP आता है, वो OTP फिर आपने सबमिट किया, तो मतलब ये आपने खुद अप्रूव किया कि ये मेरा आधार है और आपने ऑथेंटिकेट किया कि मैं ये पर्सन हूं। कुछ नहीं, मेल पे लिंक आती है, लिंक को क्लिक करो, एक OTP जनरेट होता है, वो OTP डाल दो, आपका ऑथेंटिकेशन खत्म। इसको कहते हैं आधार ऑथेंटिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे अब यहाँ पे जीएसटी में जब भी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको आधार ऑथेंटिकेशन करा लिया तो उसके कुछ फायदे हैं जो आगे बताऊंगा। हाँ, तो इसमें दो पार्ट है। ओके, इंडिविजुअल होगा तो अपना आधार खुद का आधार ऑथेंटिकेशन करवाएगा। ओके, तो individual shall undergo authentication or furnish the proof of Aadhaar number with registration application in order to eligible to grant the registration certificate। ओके, लेकिन अगर अब यहाँ पे आधार जो मिलता है वो आधार कंपनी का नहीं होता है, वो इंडिया में आज आधार सिर्फ इंडिविजुअल्स को मिलते हैं। ओके, लेकिन हमारे यहाँ तो HUF भी होता है, कंपनी भी होती है, एक्सेट्रा। तो फिर अगर मेरी HUF होगी तो फिर ऑथेंटिकेशन किसका करवाओ? क्योंकि मेरा पैन तो HUF का है। तो ऐसे केस में अगर HUF है तो कर्ता का कराओ, कंपनी होगी तो MD का कराओ या वोल टाइम डायरेक्टर का कराओ। अगर AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगा तो मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी का कराओ, ट्रस्ट होगा तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का कराओ, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कोई होगा तो वो आपके भी आप पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव उसको दे सकते हो, ऑथराइज सिग्नेटरीज होगा या कोई भी पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, तो आप यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन करवा सकते हो। आपको एक क्वेश्चन ये एरिया में पूछा जा सकता है कि भाई HUF होगा तो आधार ऑथेंटिकेशन किसका? तो करता, कंपनी होगी तो MD या वोल टाइम डायरेक्टर, AOP होगा तो मैनेजिंग कमेटी या ट्रस्ट होगी तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। ओके, इनका आधार ऑथेंटिकेशन आपको करवाना पड़ेगा या उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का करवाना पड़ेगा। सर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना है मुझे अपना आधार ऑथेंटिकेशन, तो गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर रही है। अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया तो फिर इसमें क्या होता है, आपका रजिस्ट्रेशन मिलने में लेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट फिर क्या होता है, आपके प्रीमाइसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन दे दिया, करवा दिया, तो फिर फिजिकल वेरिफिकेशन बिना किए वो RC देती है। RC मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ओके, फिर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा, डायरेक्ट आपको RC दे देगी। ओके, और उनको बाद में लगा तो करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, यानी वो फास्ट प्रोसीजर हो जाती है। लेकिन अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। ओके, तो ये हमने देखा ये किन लोगों के लिए? ओके, जो जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है उनके लिए आधार ऑथेंटिकेशन था। लेकिन बेटा यहाँ पे समझ लो मेरे को फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं। ओके, जहां तक देखा जाए मैं ऑलरेडी 2017 में रजिस्टर हूं और ये आधार ऑथेंटिकेशन तो 2020 में आया। तो जो ऑलरेडी ओके रजिस्टर्ड पर्सन यानी ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन थे, क्या उनको भी आधार ऑथेंटिकेशन करवाने पड़ेंगे? ये तो बात समझ सकते हैं कि जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है उनको करवाने पड़ेंगे और रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही ऑथेंटिकेशन की प्रोसीजर हो जाती है। लेकिन वो लोग, सुनिए ध्यान से, वो लोग जो यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे उनका क्या? तो यहाँ एक अमेंडमेंट आई है और ये 3 पॉइंट लर्न कर लेना, 1, 2 और 3। ओके, और वो क्या है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है उनको सिर्फ 3 केसेस में ही आधार ऑथेंटिकेशन करवाने पड़ेंगे, अदरवाइज उनको आधार ऑथेंटिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। ओनली 3 केसेस में आधार ऑथेंटिकेशन करवाने पड़ेंगे। कौन से? एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये पहला पॉइंट समझ लो। अगर आपका रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया होगा, भाई डिपार्टमेंट ने क्यों कैंसिल कर दिया आपका रजिस्ट्रेशन?
ओके सर मेरा रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कौन होता है कैंसिल करने वाला? आगे मैं सेक्शन 28 में पढ़ा होगा, 29 में पढ़ा होगा कि यहां पे कुछ केसेस ऐसी है कि जहां डिपार्टमेंट आपका खुद होके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है। और एग्जांपल के तौर पे ओके आपने रिटर्न नहीं फाइल किया, आपने बैंक डिटेल्स नहीं दी, आपने फ्रॉड इनवॉइसेस दिए तो डिपार्टमेंट कैंसिल कर देता है। फिर आप माफी मांगने जाते हो कि सर ओके फिर से दे दो, रिवोकेशन मतलब फिर से मेरा रजिस्ट्रेशन बहाल कर दो, फिर से दे दो। और आप अपना रजिस्ट्रेशन फिर से बहाल करवा रहे हो, फिर से ले रहे हो। ओके तो वो केस में अब गवर्नमेंट कहेगी कि देख भाई ओके पहले तू रजिस्टर था, हमने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया तेरा, लेकिन अब तुझे वापस रजिस्ट्रेशन चाहिए, तेरा आरसी चाहिए, तो अब तुझे आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। दूसरा केस जहां आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो पर आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा, वो है फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन। अगर आप कोई रिफंड डिमांड कर रहे हो, उसका एप्लीकेशन दे रहे हो, तो वहां ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। और रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स होगा तो ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। भाई लोगों ओके ये 3 केसेस लर्न करके जाना कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है उनको फिलहाल वैसे तो आधार ऑथेंटिकेशन नहीं है, लेकिन 3 केसेस होगी तो उनको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। समझा या नहीं समझा? ओके चलिए ये हुई ना बात। ओके तो यहां अब नीचे जो है ओके नीचे यहां पे ध्यान से देखो। ओके ये जो है आधार ऑथेंटिकेशन कहाँ करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में कि कौन कौन सी केसेस है जहां आधार ऑथेंटिकेशन करवाना नहीं पड़ेगा। ओके एक है नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो तो आधार ऑथेंटिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा, लर्न कर लेना बॉस, ये आ सकता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा तो आधार ऑथेंटिकेशन करवाना जरूरी नहीं है। लोकल अथॉरिटी होगी, स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, पीएसयू होगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होगी, या पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25(9) यानी यूआईएन, आगे पढ़ा होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके तो ये जो ए से लेके एफ तक की कैटेगरी है, बाय हार्ट लर्न कर लेना। आ सकता है एग्जाम में कि भाई कौन से केसेस में आधार ऑथेंटिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है, तो ये 6 केसेस है जहां आधार ऑथेंटिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। ओके फिर ये भी इंपॉर्टेंट है कि अब बताओ फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा। ओके जनरली फिजिकल वेरिफिकेशन 2 केसेस में होता है। अगर आपको वेरिफिकेशन बिफोर ग्रांट ऑफ आरसी, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया, मतलब ये तो फिक्स है, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया तो फिजिकल वेरिफिकेशन तो होके रहेगा। ये 30 गलती से आया है, विद इन 15 डेज चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो आधार ऑथेंटिकेशन या फिर ऑफिसर को कोई डाउट होगा तो वो जो है यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन करवाएगा, जिसकी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर सबमिट की जाएगी। ओके यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन की, सॉरी जब डाउट हो तब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, या फिर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया होगा तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा आपके प्लेस ऑफ बिजनेस का, पीओबी मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस का। चलिए तो ये हमने कॉन्सेप्ट देखा, यहाँ पे 25(1) और 25 का पूरा आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसीजर। नीचे कुछ प्रोसीजर है मैं एक्सप्लेन करूंगा वो भी। ओके चलो यहाँ पे आ जाओ। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंस्टीट्यूट का फेवरेट एरिया है सीटीपी एंड एनआरटीपी, सीटीपी एंड एनआरटीपी इंस्टीट्यूट का फेवरेट एरिया है। ओके चलो मैं थोड़ा आपको पिक्टोरल प्रेजेंटेशन से याद दिला दूं, समझा नहीं सकता, याद दिला सकता हूं, बी केयरफुल। वो टाइम गया समझने का, अब ये रिवीजन सिर्फ याद करने के लिए है या वापस रिकॉल करने के लिए। चलो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कंसेप्ट, तो यहाँ तो मैंने सब कुछ बहुत कुछ लिखा हुआ है तो आपको समझा देता हूँ, हर पॉइंट में समझा देता हूँ। चलो ध्यान से अगले 10 मिनट पूरा ध्यान देना। हाँ सिटी पे आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, और इस बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो मार्क्स मत छोड़ना, सीटीपी और एनआरटीपी। आर यू रेडी? यस और नो? हाउस द जोश? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन यानी क्या, ध्यान से सुनिएगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन यानी आप कोई अदर स्टेट में बिजनेस करने जा रहे हो जहां आपकी
कोई भी ब्रांच नहीं है और वहां जाके आप सेल करोगे, ओके, वहां जाके आप सेल करोगे, उसको कहा जाता है सीटीपी। ओके, यानी आप गुड्स रिमूव कर रहे हो या आप वहां जाके सर्विस दे रहे हो, वॉट एवर इट में भी, गुड्स हो या सर्विस हो। तो सीटीपी मतलब कैजुअल, टेम्पररी। ओके, सीटीपी मतलब कैजुअल है, टेम्पररी। टैक्सेबल पर्सन, कैजुअली आप टैक्सेबल हो रहे हो, कैजुअली आप टैक्सेबल पर्सन हो रहे हो, उसको सीटीपी कहा जाता है। सीटीपी मतलब यू आर डूइंग द बिजनेस इन सच ओके स्टेट वेयर यू डोंट हैव एनी एस्टेब्लिशमेंट लाइक एग्जीबिशन। आप वहां जाके एग्जीबिशन में जाओगे और वहां सेल करोगे, या फिर आप वो स्टेट में जाके रोड साइड सेल करोगे। स्वेटर है, हिमाचल के, आसाम के स्वेटर आ रहे, रोड साइड सेल कर रहे हो, कहीं पे भी सेल करो, पर आप वहां, आपकी वहां पे कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, उसको कहते हैं सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। नाउ आपको ये बता दूं, जब आप वहां जाके सेल करते हो, एक्चुअल सेल होती है, तो उसके ऊपर आईजीएसटी लगता है, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं, आईजीएसटी। मतलब आपका जब गुड्स रिमूव होता है तो वो चालान के अंडर रिमूव होगा, क्योंकि तब तो सप्लाई है ही नहीं। ओके, क्यों? क्योंकि अभी तो आप गुड्स रिमूव करोगे, फिर एग्जीबिशन में लेके जाओगे, फिर एग्जीबिशन में वहां लोगों को सेल करोगे, तो जब रिमूवल हो रहा है तब सप्लाई नहीं है, इसलिए रिमूवल अंडर चालान होगा, और वहां जाओगे और वहां जाने के बाद आप लोगों को सेल करोगे एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ओके, वो एक ज्वेलरी वाला क्लैरिफिकेशन भी था कि अगर मैं घर घर पे जाके ज्वेलरी, जैसे या अंबानी के यहाँ कोई शादी है और मैं ज्वेलर हूँ यहाँ पे, तो मैं गुजरात का ज्वेलर हूँ, मैं उनके घर पे जाके बेच रहा हूँ, तो वो भी जो है एज अ ओके, नहीं, उसको सीटीपी नहीं बोला जाता है, सॉरी, उसको गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस बोला जाता है, वो मैं बाद में कवर कर लूंगा। ओके, सीटीपी मतलब आप कोई एग्जीबिशन में जा रहे हो, सुनो, कोई आप एग्जीबिशन में जा रहे हो, ओके, या कोई रोड साइड जाके वहां बिजनेस कर रहे हो, तो उसको सीटीपी बोला जाता है, जहां एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। वहां जाके जब सेल करते हो तो लॉ कहता है कि आपको किसका बिल बनाना पड़ेगा, आईजीएसटी का बिल बनाना पड़ेगा। ओके, अब यहां पे सुनो, सीटीपी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आता है, ऊपर देखो सेक्शन 24। अगर आप सीटीपी बन रहे हो, यानी आप वहां जाके रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आता है। अब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ लेना। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मतलब अगर आप अनरजिस्टर्ड हो, क्योंकि आपका बिजनेस 2-3 लाख का है, समझ लो एक कोई यहाँ पे घर से ही साड़ी का बिजनेस करता है, ड्रेस का बिजनेस करता है, 2-3 लाख का बिजनेस अनरजिस्टर्ड है, इवन दो आप अनरजिस्टर्ड होगे, तो आपको ये सीटीपी का टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। टेक अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन एज अ सीटीपी, आपको सीटीपी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, वो कंपलसरी है सेक्शन 24 में। अरे सर बट नहीं, वो कंपलसरी है, और वो एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन आता है, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन आता है, जिसको हम सीटीपी कहते हैं। ओके, जब तक आप वहां एग्जीबिशन में हो तब तक रजिस्ट्रेशन रहेगा, फिर वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि आप छोटे हो, 20 लाख के नीचे आपका टर्नओवर है, लेकिन आप सीटीपी कर रहे हो, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। डाउट्स मत पूछना भाई, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, अभी ये स्टेज पे कॉन्सेप्ट भी समझ लिए तो इनफ है। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन होगे, मैं आपको डायग्राम चाहिए तो मैं स्क्रीन बड़ी कर दूंगा, आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन होगे, क्योंकि आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है और आप एग्जीबिशन के लिए जा रहे हो, ओके, तभी भी आपको सीटीपी का सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इन शॉर्ट, आप अनरजिस्टर्ड हो तभी लेना पड़ेगा, रजिस्टर्ड हो तभी लेना पड़ेगा। सीटीपी का रजिस्ट्रेशन आपको RG 01 फॉर्म में लेना पड़ेगा। ओके, और ये रजिस्ट्रेशन 5 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ध्यान से सुनना, 5 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अभी हमने देखा, देखो लेफ्ट साइड में, ओके, सेक्शन 25 में हमने देखा कि ये 30 दिन बाद नहीं, एडवांस में लेके जाना पड़ेगा। मतलब क्या? यानी आप वहां जाके जब बिजनेस करने वाले हो, उसके 5 दिन पहले ही आपको अप्लाई कर देना पड़ेगा, एटलीस्ट 5 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, वहां अप्लाई करना पड़ेगा। और ये रजिस्ट्रेशन आपको जो मिलेगा, ये 90 डेज के लिए मिलेगा, फॉर एंड फर्दर एक्सटेंशन 90 डेज। यानी ये रजिस्ट्रेशन, पहली बात तो आपने जितना डिमांड किया उतना, समझ लो आपने 10 दिन ही डिमांड किया तो 10 दिन का मिलेगा, आपने 20 दिन का एग्जीबिशन का डिमांड किया 20 दिन का मिलेगा। इसका रजिस्ट्रेशन सेपरेट ही आता है एज अ सीटीपी। तो आपने 10 दिन डिमांड किया, 20 दिन डिमांड किया, जितना दिन डिमांड किया उतना ही आपको मिलेगा। लेकिन
नॉर्मली 90 डेज से ऊपर नहीं मिलता है। अगर इससे ऊपर लेना है तो आपको स्पेशल एक्सटेंशन अप्लाई करना पड़ता है फर्दर 90 डेज, मैक्स टू मैक्स 180 डेज, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ये हुआ रजिस्ट्रेशन। अब देखो रजिस्ट्रेशन 5 दिन पहले, अब गवर्नमेंट क्या कहती है, सीटीपी में गवर्नमेंट अपने आप को सिक्योर करती है। गवर्नमेंट कहती है यहां पे कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे 5 डेज बिफोर, फिर आप रजिस्टर्ड हो या ना हो, सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इन केस ऑफ सीटीपी। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको एस्टिमेटेड लायबिलिटी पे पहले ही टैक्स पे करना पड़ेगा, एडवांस में ही टैक्स पे करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, और वो आपके कैश लेजर में डिपॉजिट करना पड़ेगा। मतलब क्या, मतलब वहां जाके आप कितना बिजनेस कर रहे हो, समझ लो आपने एस्टिमेट किया 10 लाख रुपए, तो 10 लाख का 18% 1,80,000 जो है वो आपको यहां पे पहले से ही डिपॉजिट कर देना पड़ेगा आपके ई कैश लेजर में। ओके, और नेट ऑफ आईटीसी, नेट ऑफ आईटीसी मतलब ये कि समझ लो 10 लाख का आपका जीएसटी एस्टिमेटेड बनता है 1,80,000, तो 1,80,000 माइनस आपके पास ओके जो गुड्स आप लेके जा रहे हो एग्जीबिशन में उसके आईटीसी है, तो उसके आईटीसी समझ लो 50,000 है, तो 180 माइनस 50 यानी 130 पे आपको जीएसटी ओके डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन, और वही आपको रजिस्ट्रेशन के साथ ही एडवांस में टैक्स देना पड़ेगा। जब तक ये आप टैक्स नहीं देते हो तब तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है, आपको एडवांस डिपॉजिट ही टैक्स रखना पड़ेगा। चलिए, सीटीपी हमारा जनरल फॉर्म फाइल करेगा जीएसटीआर1। ओके, वो उसका जितना भी उसने आउटवर्ड सप्लाई किया 10 दिन है, 20 दिन है या 90 डेज है, वो जीएसटीआर1 में देगा, और उसका जीएसटीआर3 भी फाइल करेगा जो नॉर्मल रिटर्न है। ये आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट हुआ और 3B नॉर्मल रिटर्न हुआ। अब उसकी एक्चुअल लायबिलिटी, क्योंकि उसने एस्टिमेटेड लायबिलिटी ऑलरेडी डिपॉज की है, अब एक्चुअल जब एग्जीबिशन में जाता है और उसकी एक्चुअल लायबिलिटी इज मोर देन नेट टैक्स पेड अर्लियर, तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और उसकी एक्चुअल लायबिलिटी कम है और उसने ऑलरेडी ज्यादा टैक्स दिया है तो उसका रिफंड मिल जाएगा। दैट्स ऑल बेटा सीटीपी। अगर किसी को डायग्राम निकालना है तो निकाल लो, ये सब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है या आगे कनेक्ट हो गए या फ्यूचर में कनेक्ट हो गए, कमेंट देना आपका काम है। ओके, और आज डिस्कशन सही लगा तो आपका एक और काम है, लाइक करना आपका काम है। ओके, समझाना। ये हुआ सीटीपी, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए, अब देखते हैं एनआरटीपी। एनआरटीपी कंसेप्ट क्या है? एनआरटीपी कंसेप्ट ये है कि सेम लाइक सीटीपी। सीटीपी में क्या होता है बेटा, सीटीपी में हमारा इंडिया का ही बंदा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है जहां उसका एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, जहां उसका एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। तो एनआरटीपी में क्या होता है, एनआरटीपी में बाहर का कोई बंदा इंडिया में आ रहा है बिजनेस करने के लिए, जैसे नेपाल से लोग स्वेटर लेके आ रहे हैं, जैकेट्स लेके आ रहे हैं। ओके, या दिल्ली में बहुत बड़ा एक कार एक्सपो है तो बाहर से इंडिया में कार आ रही है, और कार आके वो बंदा जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, वो बंदा जो बाहर का नॉन रेसिडेंट है, इंडिया में टेम्पररी एग्जीबिशन के लिए आ रहा है और वो टेम्पररी एग्जीबिशन पे आके यहाँ पे सेल कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने इनके लिए भी टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करवाया है कि इनके पासपोर्ट के बेस पे इनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ओके, और ये टेम्पररी रहेगा। अगर ये एग्जीबिशन 10 दिन का है तो लाइक अ सीटीपी, ओके 10 दिन का है तो 10 दिन, ओके मैक्सिमम 90 डेज, एक्सटेंशन फॉर फर्दर 90 डेज। तो ये जो है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और जो भी माल इन्होंने यहाँ बेचा, जो भी सर्विसेज इन्होंने यहाँ प्रोवाइड किया, ओके उसका जीएसटी भी देंगे। ओके, ये एनआरटीपी के रजिस्ट्रेशन के बेस पे। तो सीटीपी जैसा है। ओके, इनको 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, एडवांस में टैक्स देना पड़ेगा, एस्टिमेटेड लायबिलिटी पे देना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे हाँ बस डिफरेंस क्या है, ओके एडवांस में तो टैक्स देना ही पड़ेगा, यानी सेम प्रोसीजर लाइक सीटीपी, बस डिफरेंस है कि सीटीपी को क्रेडिट मिलता है, एनआरटीपी को सिर्फ इंपोर्टेड गुड्स के ही क्रेडिट मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एनआरटीपी को सिर्फ इंपोर्टेड गुड्स के ही क्रेडिट मिलते हैं, अदर गुड्स और सर्विसेज के क्रेडिट नहीं मिलते हैं। बाकी ओके सेम प्रोसीजर लाइक सीटीपी और एनआरटीपी। आई होप आपको समझा होगा। नहीं समझा है तो फिर आपको रीड करना पड़ेगा। मेरे से जितना समझाना हुआ मैंने समझा दिया।
तो आप एग्जाम में क्या लर्न करोगे? ओके, डेफिनेशंस, दोनों की डेफिनेशन। CTB मतलब पर्सन हु occasionally undertake transaction of supply of goods or services in the course of business as a principal or agent or any other capacity in a state or union territory where he has no fixed place of business। मतलब वो गुड्स का सप्लाई, सर्विस का सप्लाई कर रहा है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, और वो ऐसे स्टेट में जाके कर रहा है जहां उसकी कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। NRTP, एनी पर्सन हु ऑकेजनली, लर्न करना पड़ेगा, हाँ लर्न करना पड़ेगा डेफिनेशन, इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस एज अ प्रिंसिपल एजेंट बट हु हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। बाहर का बंदा इंडिया में आया और उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है। जहां तक हम बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो दोनों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। ओके, यहां पे रजिस्ट्रेशन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, 5 days बिफोर लिख दो, यहाँ पे 5 days बिफोर, और यहाँ पे भी 5 days बिफोर लिख दो। ओके, 5 days बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है। रजिस्ट्रेशन REG 01 में है तो ये REG 09 में है। फॉर्म याद रहे तो ठीक। यहाँ पैन रिक्वायर्ड है तो यहाँ पासपोर्ट रिक्वायर्ड है। थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं, इनको थ्रेशोल्ड नहीं मिलता है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। इनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती है, अगर आपको याद होगा तो। रिटर्न ये GST R1 और 3B में देगा तो ये 5 में देगा। ITC तो CTP को पूरा ITC अवेलेबल है, लेकिन NRTP को सिर्फ इंपोर्टेड गुड्स का ITC अवेलेबल है, सिर्फ इंपोर्टेड गुड्स का ITC अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन 5 days बिफोर करना पड़ेगा। ओके, एडवांस में टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन मैक्स 90 + 90 डेज के लिए वैलिड रहेगा, लेकिन उसने अगर कम टाइम के लिए डिमांड किया होगा तो कम टाइम रहेगा। और एनुअल रिटर्न दोनों को भी देने की जरूरत नहीं है। एक होता है मंथली क्वार्टरली रिटर्न और एक होता है एनुअल रिटर्न जो 31 दिसंबर को दिया जाता है। तो CTP और NRTP को एनुअल रिटर्न देने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक एक बात अच्छे से पढ़ते हो, और मैंने आपने देखा होगा, मैंने ओके लगभग 95% सारी प्रोविजंस कवर कर लिए मेरे चार्ट में। चार्ट पढ़ लो, क्वेश्चनर पढ़ लो, हो गया बॉस। ओके, तो इस तरह से हमने डिस्कशन देखा CTP और NRTP का। ठीक है, चलिए, ये तो प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये आपके लिए होमवर्क, ये पढ़ लेना। ये प्रोसीजर क्या होती है, कैसे डॉक्यूमेंट फाइल होता है। ओके, उस पर सवाल नहीं पूछेंगे। हाँ, ये थोड़ा इसी प्रोसीजर को थोड़ा चार्ट फॉर्म में लिया है, इसी प्रोसीजर को चार्ट फॉर्म में लिया है। ये थोड़ा आपको समझा देता हूँ। इसी प्रोसीजर को चार्ट फॉर्म में लिया है विथ आधार ऑथेंटिकेशन। देखो, अब ध्यान से सुनना, ये प्रायोरिटी B में रखना, लर्न मत करना, सिर्फ रीड करके चले जाना। ठीक है, रजिस्ट्रेशन विथ आधार ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, समझ लो। आप रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो रजिस्ट्रेशन के लिए जब अप्लाई करते हो तो आपके REG 01 फॉर्म जाता है। ओके, REG 01 फॉर्म जाता है, उसमें 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए में 3 चीजें आपसे मांगी जाती है, आपका पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID। ठीक है, पार्ट ए में मांगी जाती है, वो आपका वेरीफाई होता है। पैन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वेरीफाई होता है, आपका GSTN पोर्टल करता है, मोबाइल नंबर पे OTP आता है और ईमेल ID पे OTP आता है, ये वेरीफाई होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद, यानी पैन भी हो गया, मोबाइल नंबर होने के बाद, ओके, फिर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है, मतलब वेरिफिकेशन हो गया। फिर आपने पार्ट B की इंफॉर्मेशन, इसमें फिर पार्ट B की इंफॉर्मेशन जो है वो यानी आपका एड्रेस, किसका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, सब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, कौन कौन सा सप्लाई करते हो, वो सारी इंफॉर्मेशन, और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करना पड़ता है। पार्ट B की जो है इंफॉर्मेशन है, तो वो पार्ट B की इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है। वो कंप्लीट होने के बाद आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है कि चलो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट दे दिए, ओके, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया। अब या रिजेक्ट हो गया, अब समझ लो, और आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है। इफ डिटेल्स आर कंप्लीट एंड सेटिस्फैक्ट्री, यस और नो, आपने जो डिटेल्स दी सेटिस्फैक्ट्री है, कंप्लीट है, तो आपको RC मिल गई। नहीं तो आपको यहाँ पे REG 03 में नोटिस आती है कि भाई ये खामियां पता रही है आपके रजिस्ट्रेशन में, वो दो। आपको 7 वर्किंग डेज में वो खामियां पूरी करनी पड़ती है।
वो पूरी करने के बाद फिर से ऑफिसर चेक करता है कि आपने जो भी खामियां थी पूरी की क्या। अगर वो यस है तो आरसी मिलेगी, नो अगर नो है तो रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब इसको ही बेस लेके उससे ही कनेक्टेड ये डायग्राम है। अब इसमें थोड़ा फ्लेवर में आधार ऑथेंटिकेशन का डाल रहा हूं। जैसे आपने एप्लीकेशन फाइल कर दिया, पार्ट ए और पार्ट बी की इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर दी, आपने पार्ट ए और पार्ट बी की इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर दी, साथ साथ में आपको एक ऑप्शन होता है, क्या आप आधार ऑथेंटिकेशन करवाओगे? ए मतलब लिख दो आधार ऑथेंटिकेशन, या नहीं करवाओगे? आपने कहा मैं करवा लूंगा, आपने ऑप्ट कर लिया और आपने ऑप्ट नहीं किया। ओके, ऑप्ट कर लिया और नहीं किया, समझ लो आपने ऑप्ट कर लिया, तो आपको 15 दिन के अंदर जो आपके मेल पे आधार ऑथेंटिकेशन की लिंक आई है उसको क्लिक करके ओटीपी फिलअप करना पड़ता है। अगर वो आपने 15 दिन के अंदर करवा ली तो अच्छी बात है, तो फिर आपका डेट ऑफ एप्लीकेशन जिस दिन आपने ऑथेंटिकेशन करवाया, यानी आधार लिंक पे क्लिक करके ओटीपी सबमिट किया, तो वो आपका डेट ऑफ एप्लीकेशन माना जाएगा। उस दिन माना जाएगा कि आपने एप्लीकेशन दिया है जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी की इंफॉर्मेशन कंप्लीट की है। अब क्या होता है भाई, आपका ये डायग्राम के साथ ले दो, आपका एप्लीकेशन आ गया, आधार ऑथेंटिकेशन हो गया। अगर इंफॉर्मेशन सेटिस्फैक्ट्री है और नहीं है, अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो वही वो मैं टेबल में ले रहा हूं। अगर कोई डेफिशिएंसी नहीं है आपके एप्लीकेशन में और डेफिशिएंसी है, अगर कोई डेफिशिएंसी आपके एप्लीकेशन में नहीं है तो आपको 7 वर्किंग डेज में आरसी दे दी जाएगी, यानी जो आपका एप्लीकेशन का डेट होगा वहां से 7 दिन के अंदर आरसी दे दी जाएगी। गवर्नमेंट कहती है अगर 7 दिन के अंदर आरसी नहीं दी गई, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, तो डीम टू बी ग्रांटेड, यानी मान लो कि मिल गई आपको आरसी। थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में मुश्किल है, पर ऐसा समझो कि आपको आरसी मिल गई, बस 7 दिन से ज्यादा हम आपको लेट नहीं करेंगे। अगर डेफिशिएंसी नहीं, मतलब ये फ्लो में देखा जाए तो आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, यस, तो 7 दिन के अंदर आरसी आ जाएगी। लेकिन डेफिशिएंसी है, ध्यान से सुनो, लेकिन डेफिशिएंसी है। अगर डेफिशिएंसी है तो वो सिचुएशन में आपके एप्लीकेशन में डेफिशिएंसी पता चली तो फिर आपको आएगी 7 वर्किंग डेज में नोटिस। देखो ये डायग्राम के साथ कनेक्ट करोगे, डेफिशिएंसी है तो आपको REG 03 में आएगी नोटिस 7 वर्किंग डेज में, और आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। तो जब आपको 7 दिन के अंदर नोटिस आई, ओके, उसके फर्दर 7 डेज में आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा REG 4 में। फॉर्म लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। तो देखो 7 वर्किंग डेज में मैंने क्लैरिफाई कर दिया कि भाई ये जो भी डेफिशिएंसी मैंने पूरी कर दी। अब क्या हुआ, वो आपने क्लैरिफाई करने के बाद वापस जो है वो देखेगा कि वो सेटिस्फैक्ट्री है क्या। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री है तो आपको आरसी दे देगा, और वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो रिजेक्ट कर देगा। तो सेम आपने वो डेफिशिएंसी पूरी कर दी, उसके बाद में प्रॉपर ऑफिसर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर क्लैरिफिकेशन, रिजेक्शन हो जाएगा। सेटिस्फाइड योर क्लैरिफिकेशन तो फर्दर 7 वर्किंग डेज में आपको आरसी दे दी जाएगी। नहीं दिया फर्दर 7 वर्किंग डेज में, WD मतलब वर्किंग डेज, तो आपको फर्दर 7 वर्किंग डेज में नहीं दिया तो वो सिचुएशन में जहां तक है ये मान लिया जाएगा कि आपको आरसी मिल गई। ये कब बेटा, आपने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट कर लिया, आपके मेल पे लिंक आई, आपने वो लिंक को सक्सेसफुली आधार ऑथेंटिकेशन कर लिया। कभी कभी ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में कि जब मैंने फॉर्म सबमिट किया तो मैंने ऑप्ट तो किया, ऑप्ट करने के बाद मेरे मेल पे लिंक आई आधार की, और मैं फेल हो गया, नहीं कर पाया उसको, लिंक को भूल गया। होता है ऐसा। अगर ऑप्ट करने के बाद भी आप फेल हो गए, ऑप्ट करने के बाद भी फेल हो गए, तो आपको 15 दिन दिए होते हैं, पर नहीं किया आपने, तो जो 15th डे होता है एप्लीकेशन से, वो 15 डे आपका डेट ऑफ एप्लीकेशन माना जाता है, क्योंकि 15 दिन के अंदर आपने नहीं किया तो फिर 15th डे को आपका डेट ऑफ एप्लीकेशन माना जाएगा। और नहीं किया आपका आधार ऑथेंटिकेशन तो हम फोर्स भी नहीं कर रहे आपको। अब देखो आपके रजिस्ट्रेशन में डिले हो जाएगा। अब आपका जो एप्लीकेशन है उसमें डेफिशिएंसी नहीं होगी और डेफिशिएंसी होगी। अगर आपके एप्लीकेशन में डेफिशिएंसी नहीं होगी तो कुछ नहीं, यहां फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि आपने आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गए, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, साथ साथ में आपका इलेक्शन आईडी, पासपोर्ट वगैरह चेक किया जाएगा, और आपको आरसी 30 डेज में ग्रांट होगी। भाई आधार ऑथेंटिकेशन करवा लेते तो 7 दिन में मिल जाती, लेकिन ये केस में 30 दिन में गवर्नमेंट फिजिकल एग्जामिनेशन करेगी और
30 दिन के अंदर, और जिस दिन आपका एप्लीकेशन सबमिशन हुआ, मतलब कब बोला जाएगा एप्लीकेशन सबमिटेड, जिस दिन मतलब 15 डे फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। हाँ, यानी जिस दिन एप्लीकेशन दिया वहां से 15 दिन तक आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया तो 15th डे को डेट ऑफ एप्लीकेशन माना जाएगा, और वहां से 30 डेज में आपको आरसी आएगी। अगर 30 डेज में आरसी नहीं आई तो ये समझ लेना कि आपको आरसी मिल गई। ये तो क्या, जब डेफिशिएंसी नहीं हो। अगर सर डेफिशिएंसी है, अरे बाप रे, डेफिशिएंसी है तो फिर तो आरसी भूल ही जाओ। आपको नोटिस आएगी 30 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर रिप्लाई करना पड़ेगा नोटिस आने के बाद। फिर सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, सेटिस्फैक्ट्री होगा तो आपने क्लैरिफाई जब किया वहां से आगे 7 दिन के अंदर आपको आरसी आएगी। ओके, तो ये थोड़ा फ्लो देख लेना। ओके, कैसे प्रोसेस का है। ये तो हुआ कि आपने ऑप्ट किया था और आधार करवा लिया और आधार नहीं करवा लिया। समझ लो आपने ऑप्ट ही नहीं किया आधार ऑथेंटिकेशन। ध्यान से सुनो, आपने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट इन नहीं करवाना है तो आपका जो डेट ऑफ एप्लीकेशन होगा, जिस दिन आपने एप्लीकेशन दिया, उसमें तो फिर फिजिकल एग्जामिनेशन होके रहेगा। अगर डेफिशिएंसी नहीं है तो फिजिकल एग्जामिनेशन होगा और 30 दिन के अंदर आरसी दे दी जाएगी। डेफिशिएंसी होगी तो नोटिस आएगी, नोटिस के बाद क्लैरिफिकेशन जाएगा और बाद में आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो बेटा ये फ्लो रीड कर लेना। नो डाउट मैंने क्लास में ओके बहुत अच्छे से पढ़ाया था, 1 घंटा लेकर पढ़ाया था मैंने आपको, तो ये फ्लो आपने रीड कर लेना। पर जितना समझा ठीक है, नहीं तो कीप इट इन प्रायोरिटी बी। डन। चलिए, अरे यार सॉरी, अब आ जाओ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला छोड़ना मत। यूआईएन मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, लिखना हो तो लिख लो। यूआईएन मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। कुछ केसेस में रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं, कुछ केसेस में जीएसटी में यूआईएन मिलते हैं। एग्जाम में आता है कौन कौन सी केस में यूआईएन मिलते हैं। अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन, लर्न करना पड़ेगा, बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा। मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एज नोटिफाइड अंडर यूनाइटेड नेशन, consulate or embassy foreign countries and any other person notified by the commissioner। अगर यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन है या यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज है या मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस है या फॉरेन एम्बेसीज है या कोई भी पर्सन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट होगा, ये 4 केस में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ये 4 केसेस में यूआईएन मिलता है। अब नोटिफाइड पर्सन में उन्होंने एक नोटिफाइड पर्सन है डिफेंस कैंटीन। हाँ, गवर्नमेंट ने एक नोटिफाई किया है, डिफेंस की कैंटीन नोटिफाइड पर्सन है जहां 50% रिफंड मिलता है। भाई सर, इन लोगों को यूआईएन क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि ये इंडिया में जो भी परचेसेस करते हैं उसका रिफंड मिलता है, इनको आउटपुट टैक्स नहीं लगता है। लेकिन ये जो एजेंसीज है, फॉरेन एम्बेसीज है या कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट है डिफेंस के जो नोटिफाइड है, ये इंडिया में जो भी परचेस करते हैं उसका क्या मिलता है? रिफंड। और रिफंड क्लेम करने के लिए इनके पास एक कोई नंबर होना जरूरी है और वो नंबर होता है यूआईएन का। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू यूआईएन। एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड बाय अ पर्सन रिक्वायरिंग यूआईएन, उनको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। इनको 3 दिन में ही यूआईएन दे दिया जाएगा। ओके, रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड विद इन 3 days और इट इज अप्लीकेबल टू ऑल टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या, जैसे रजिस्ट्रेशन जो होते हैं वो स्टेट वाइज होते हैं, यूएन स्टेट वाइज नहीं होता है। जैसे यूएस एम्बेसी है, यूएस एम्बेसी सारी चेन्नई में है, महाराष्ट्र में, और जितने भी स्टेट में यूएस एम्बेसी होगी उनका एक ही यूआईएन होगा। स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट था। इतना पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, इंस्टीट्यूट इसके ऊपर सवाल आपको पूछ सकती है। चलिए, चलो आ जाओ सेक्शन 26 डीम रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन स्टेट में मिलता है और एसजीएसटी एक्ट में जो आपको रजिस्ट्रेशन मिला
वही CGST एक्ट का और IGST एक्ट का माना जाएगा। ठीक है, सेक्शन 27 हमारा हो गया है CTP और NRTP। जहां हमने CTP और NRTP पढ़ा वो सेक्शन 27 था। अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन, अगर आपके रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट करवाना है तो आपको 15 दिन में करवाना पड़ेगा। अमेंडमेंट दो इसमें होती है, एक कोर फील्ड और एक नॉन कोर फील्ड। नॉन कोर फील्ड मतलब मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, तो यहाँ ऑफिसर का वेरिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा पोर्टल पे जाओ, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर चेंज कर दो, वो इमीडिएट चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर अमेंडमेंट कोर फील्ड में होगी, लीगल नेम, एड्रेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, एड्रेस ऑफ बिजनेस, डायरेक्टर्स बदल गए, मैनेजिंग पार्टनर बदल गए, सप्लायर बदल गए, यानी ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर छोड़ के बाकी किसी में भी चेंजेस हुए होंगे, तो वो चेंजेस का आपको जो है अप्रूवल लेना पड़ता है। नॉन कोर बट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर कोर फील्ड, मतलब आप अमेंडमेंट के लिए अप्लाई कर दोगे तो इमीडिएट नहीं होगा, बैक एंड से ऑफिसर उसका अप्रूव करेगा और अप्रूव करने के बाद ही वो अमेंडमेंट होगी। ये सेक्शन प्रायोरिटी बी में रखो। ठीक है, अब आ जाओ सेक्शन 29 पे, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ध्यान से देखिएगा, कैंसलेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये सेक्शन पढ़ के चले जाना। रजिस्ट्रेशन जीएसटी में दो तरीके से कैंसिल हो सकते हैं। एक सुमोटो कैंसलेशन, मतलब आप सुमोटो मतलब आप सप्लायर कैंसिल कर रहा है। ओके, सुमोटो का मतलब लिख देना, रजिस्टर पर्सन कैंसलिंग द रजिस्ट्रेशन। और एक कैंसलेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर, एक ऑफिसर कैंसिल करता है। सुमोटो मतलब खुद होके बाय आरपी। ओके, कब होगा? बिजनेस लर्न, ये सेक्शन लर्न करके चले जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, ट्रांसफर फुल्ली टू अनदर पर्सन, अमलगमेशन हो गया, डीमर्जर हो गया, या आपने डिस्पोज कर दिया। अगर आपका बिजनेस ही नहीं है या किसी और को दे दिया तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो, फायदा है, क्योंकि जब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन है तब तक फॉर्मेलिटी आ जाती है रिटर्न वगैरह की, और आपका बिजनेस ही नहीं तो फिर पेनल्टी भी आती है, इसलिए कैंसिल करो। या फिर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन इन द बिजनेस, मतलब क्या? मतलब पार्टनरशिप फर्म की कंपनी हो गई या प्रोप्राइटर की पार्टनरशिप फर्म हो गई, बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल गया, तो पुराना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो और नया के लिए अप्लाई करो। या टैक्सेबल पर्सन नो लॉन्गर लायबल टू रजिस्टर अंडर 22 और 24 और इंटेंडेड टू ऑप्ट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी। मतलब क्या? मतलब सेक्शन 22 में आपका टर्नओवर 20 लाख से नीचे आ गया तो आप कैंसलेशन कर सकते हो, या 24 में अब कोई कंपलसरी की कंडीशन नहीं है तो आप कैंसिल कर सकते हो, या आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया होगा और अब वो कैंसिल करना है तो आप कर सकते हो। तो ये लर्न कर लेना बेटा कि कहाँ सुमोटो आप कैंसिल कर सकते हो। डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ कैंसिल कर सकता है, तो डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा इफ डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। पीओबी मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया वहां से आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, तब डिपार्टमेंट यहां रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। इश्यू ऑफ इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, आपने फेक इनवॉइस दिए विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तब डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। वायलेट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 171 यानी एंटी प्रॉफिटिंग मेजर की प्रोविजन आपने वायलेट कर दी तो डिपार्टमेंट कैंसिल कर देगा। नेक्स्ट, वायलेट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 है, मतलब फेलियर टू फर्निश बैंक डिटेल। जैसे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के वक्त बैंक डिटेल नहीं दिया तो भी आप बाद में 45 डेज या फर्स्ट रिटर्न विच इज अर्लियर, उसके पहले आप बैंक डिटेल दे सकते हो, और अगर आपने बैंक डिटेल्स नहीं दिया तो डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। अवेल आईटीसी इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 16 और रूल्स मेड देयर अंडर, मतलब विदाउट इनवॉइस आपने आईटीसी लिया, विदाउट जीएसटीआर 2B लिया, विदाउट यहाँ पे गुड्स और सर्विस रिसीव्ड आईटीसी लिया, जो सेक्शन 16 की कंडीशन है, विदाउट फॉलोइंग दैट आपने आईटीसी लिया तो डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। फर्निशेज द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन जीएसटीआर 1 ओके एंड आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर इन रिटर्न, मतलब क्या? आपके जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड सप्लाई ज्यादा बता दिया और रिटर्न में कम बताया, अगर आपने इस तरह की चीटिंग की तो डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा।
वायलेट द प्रोविजन ऑफ रूल 86B, यानी अगर आपको रूल 86B लगता है और आपने 99% से ज्यादा आईटीसी यूज कर लिया तो डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। Next, being a registered person required to file return under section 39(1) for each month or part thereof has not furnished the return for a continuous period of 6 months. Very important. अगर आपने continuous period of 6 months, continuously 6 months GSTR 3 भी नहीं दिए, GSTR 3 भी नहीं दिए तो डिपार्टमेंट आपका यहाँ पे रिटर्न कैंसिल कर देगा। उसके बाद में being a registered person, okay, file a return under proviso to section 39(1). proviso to section 39(1) मतलब QRMP स्कीम, आप लिख देना QRMP स्कीम। अगर आप QRMP स्कीम में हो और आपने रिटर्न नहीं दिया फॉर 2 टैक्स पीरियड, जैसे QRMP स्कीम क्या होती है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, और आपने 2 क्वार्टर के रिटर्न नहीं दिए, मतलब आप मंथली स्कीम में हो तो आपने 6 महीने का रिटर्न नहीं दिया कंटिन्यूअस, और आप क्वार्टरली स्कीम में हो तो 2 क्वार्टर के रिटर्न नहीं दिए तो आपका रिटर्न कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद में यहां पे अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो, रिटर्न ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कंपोजिशन स्कीम में आपको ईयर वाइज रिटर्न देने पड़ते हैं, और आपकी जो ड्यू डेट है कंपोजिशन स्कीम में ईयरली रिटर्न देना पड़ता है और ड्यू डेट होती है 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल के बाद 3 महीने में अगर आपने रिटर्न नहीं दिया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाया और 6 महीने में बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, यानी आपने खुद होकर रजिस्ट्रेशन करवाया और 6 महीने में बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो रिटर्न कैंसिल कर दिया, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और फ्रॉड, अगर आपने फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट दिए होंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। दोस्तों ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और ये अच्छे से करके जाना, सारी सिचुएशन अच्छे से करके जाना, आपको इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए। रिवोकेशन मतलब अगर डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया होगा तो आप जा सकते हो और क्षमा याचना कर सकते हो कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं अब कंटिन्यूस रिटर्न फाइल करूँगा, ओके, जो हुआ क्षमा करो, बैंक डिटेल्स नहीं दिया, ठीक है दे दूंगा, अब इनवॉइस में नहीं इशू करूँगा, ओके, व्हाट एवर इट में बी। ऑफिसर ने अगर आपका कैंसलेशन किया होगा तो आप रिवोकेशन मतलब फिर से बहाल करने के लिए अप्लाई कर सकते हो अंडर सेक्शन 30। प्रोसीजर फॉर कैंसलेशन दिया है, अगर कैंसिल हो जाता है तो आपको स्टॉक डिटेल्स देनी पड़ती है और आपके अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस आती है। ये प्रायोरिटी बी में रखना, ओके, पढ़ लेना, प्रोसीजर पढ़ लेना कैंसलेशन की क्या है, पर ये प्रायोरिटी ए में रखना। तो इस तरह से हमारा जो है रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट रिवीजन यहाँ पे होता है। ठीक है दोस्तों।